बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं जनाब कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें ताकि आपके दिन भर की जो रूटीन है वो खूबसूरत गुजरे। इस वक्त हम जो देख रहे हैं, जो समझते हैं, जो महसूस करते हैं वो ये कि हमारी रूह जो है वो बेचैन है और इस वक्त हमारी रूह को सुकून की, इत्मीनान की ज़रूरत है और ये सुकून, इत्मीनान ज़िक्र इलाही से ही मिलेगा। तो जब आप सुबह उठें, आँख खोलें, सबसे पहले आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। इस शुक्र अदा करने के साथ साथ नमाज़ पढ़िए, आप कुरान पाक की तलावत कीजिए और इसी खूबसूरती के साथ दिन का आगाज़ करते हुए अपने काम के लिए निकलिए। तो देखिएगा काम में भी बरकत होगी, रूह है वो भी सुकून में रहेगी और एक अदम बर्दाश्त का जो एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप में सब्र बर्दाश्त है वो आ जाएगी। आज का टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक जो है वो यकीनन बताने से पहले मैं टीम को अप्रिशिएट करती हूँ कि ऐसे टॉपिक जो हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल एक्यूरेट मिलते हैं, यकीनन ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा हो रही हैं, जो हम अपने साथ, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में देख रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया और हम बाइपोलर पे बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये एक ऐसे टॉपिक है मुझे लगता है जो कि नाम से आपको लग रहा होगा कि बड़े डिफ़िकल्ट से, बड़े ट्रिकी से होंगे, कोई डिफरेंट चीज़ होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों की अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ, थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, बेजा सोचना, ऐसी हरकत, ऐसी आवाज़ें जो हमें सुनाई देते रहना, ऐसी चीज़ें जिनका वजूद ही नहीं है लेकिन हमें लगना कि नहीं, कुछ ना कुछ है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ है। और इसके साथ साथ हद से ज़्यादा जो है गमज़दा हो जाना या एक्सट्रीम पे खुशी महसूस करना, या आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग पे तवज्जो देना शुरू कर देते, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं, इन शॉर्ट कि वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, वो ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर पे हम बात करने जा रहे हैं कि आया इन डिटेल अपने मेहमान से जानेंगे कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बीमारियाँ हैं क्या और हमारी ज़िंदगी में ये जगह क्यों बना रही हैं, इसके पीछे एक्चुअली बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका इलाज क्या मुमकिन है। अगर इन इलामात, ये सिम्टम्स हम में ज़ाहिर हो रहे हैं तो कैसे इनसे छुटकारा हासिल करें, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे कवर किया जा सकता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ जब एक्सट्रीम पे जाती है तो वो ख़तरनाक हो जाती है। कम या हद से ज़्यादा होना, ये दोनों नुकसान देती है। बैलेंस, तवाज़ुन जो है वो ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते भी हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखती हैं और हमेशा मैं कहती हूँ, बल्कि जब उन्हें सुनते हैं तो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ और बड़े ऑथेंटिक और वैलिड पॉइंट देते हुए वो एक टॉपिक, एक बीमारी या किसी भी हम एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं तो वो बड़े डिटेल से जो है वो हमें गाइड करती है, समझाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं जी, सोबिया खतीब। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देख के तो वैसे ही खुशबाश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक हमारा यू। मिजाज सब ठीक हो जाता है। होना भी ऐसी चाहिए। और कुछ पर्सनालिटीज़, कुछ शख्सियत, कुछ कहते हैं रूहानी कनेक्शन हो जाता है, तो आपके साथ तो हमारा वो ताल्लुक है। टॉपिक जो है ना यकीनन आज का अहम है, जानलेवा है, जानलेवा, यकीनन जानलेवा है। तो ये जानलेवा टॉपिक की पहले तो ये वजाहत डिटेल में नाज़रीन को बता दें। शिज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, पहले कि ये बताएं क्या है। पहले जैसे आपने कहा ना कि हर दूसरा बंदा इस चीज़ से दो चार हो रहा होगा और साइन और सिम्टम्स को आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया। बहुत ज़्यादा जब भी जहनी और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात की जाती है तो ये जो बड़ी बड़ी टर्म और बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लिया जाता है, जैसे मैंने कहा ना जानलेवा, ये वैसे भी इतना डरा देती हैं कि पता नहीं ये कैसी मखलूकें जो हमसे चिपकी हुई हैं और हमारे साथ हैं या नहीं है, हम इसकी निशानदेही नहीं कर पाते। सही। दुनिया में अदाद शुमार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हर 100 में से एक बंदा जो है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर मुब्तला है। इसी तरह से बाइपोलर या मूड डिसऑर्डर के अंदर देखा जाए तो हर 5 में से एक बंदा मुब्तला है। तो दोनों ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि इंसान से जुड़ी हैं और इंसान के मिजाज, शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर दोनों ये प्रेविलेंट हैं। मतलब कि हर माशरे के अंदर जब भी और जहनी और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात होती है तो टॉप लेवल की जो बीमारियां हैं ना, जैसे हम कहते हैं एक तो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कॉमन बीमारियां होती हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे वजाहत करती चलूँ, एक होती है इलनेस, एक होता है डिसऑर्डर। ठीक है।
डिसऑर्डर ये होता है जो कॉमनली अवेलेबल होता है, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता, जैसे हमारे बिहेवियर जनरल कॉमन पीपल के अंदर बहुत ज़्यादा अब ये दोनों बीमारियां ये इलनेस में या डिसऑर्डर में? इलनेस में आएंगी। यस, ठीक है। इलनेस यानी डिजीज नहीं, ये प्रॉपरली ट्रीटमेंट चाहती हैं, इनको एड्रेस करना होता है, अगर एड्रेस ना किया जाए तो नासूर तक जाती हैं माशरे के अंदर। डिसऑर्डर पहला शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया के अंदर हम देखते हैं कि ये बीमारी थॉट की बीमारी है। 4 पॉजिटिव जो एलिमेंट है ना, पॉजिटिव जब मैं कह रही हूँ तो यानी मुस्बत इस तरह के अगर अलामात दिखेंगी तो इस बीमारी को हम कहेंगे ये शिज़ोफ्रेनिया के अंदर 2 अगर अलामात उसके अंदर हैं तो वो प्रेविलेंट है, मतलब हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं। क्योंकि देखें जितने साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जीबी है आपका, डायग्नोसिस जो बना रहा होता है कुछ स्टैंडर्ड लाइन होती हैं। तो पहला ये होता है कि उसकी जब वो बात करेगा तो डिसऑर्गेनाइज्ड बात करेगा। यानी उसका जो भी बात होगा ना वो कहेगा कि मुझे कुत्ता पसंद है, उफ मैंने बिल्ली भी रखी हुई थी, मतलब लिंक नहीं बना पाता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वो डिसऑर्गेनाइज। आवाज़ों का आना या चीज़ों का दिखना, हेलुसिनेशन जिसे हम कहते हैं ना, उसके हसास जो है, हसासियत के जितने आला जाते हैं, यानी आँखें, सुनना, सूंघना, सब चीज़ों के अंदर एक्सट्रीम कहीं चेंज आएगा, इरेगुलर चीज़ आएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं, ग्रुप ऑफ पीपल मेरे बारे में एक पूरी साजिश रच रहे हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है ना। लेकिन बाइपोलर के अंदर ये होता है कि वो साजिश नहीं, वो ये कहता है मुझे शां शां की आवाज़ें आ रही हैं, छन छन की आवाज़ आ रही है, रिगड़िक की आवाज़ आ रही है। मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करती हूँ। दोनों के सिम्टम्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस वो भी हम एक्सप्लेन। शिज़ोफ्रेनिया के अंदर आवाज़ों का आना, लोगों का दिखना और जैसे महसूस करना एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं ना, उसको तो यार फलां दिख रहा है, फलां दिख रहा है, वो पीर बन गया है, वो इस तरफ जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली वो फील कर रहा होता है। जो मखलूकात है वो दिखाई दे रही है, उसे कह रहा होता है यार एमी पागल हो गया, सठिया गया है, इस तरह के लफ्ज़ किए जाते हैं ना। लेकिन एक्चुअली उसकी फीलिंग, क्योंकि ब्रेन में उसको दिख ही ऐसा रहा होता है, वो कह रहा होता है वो देखो देखो सामने बैठा, वो अपनी तरफ से सही होता है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही, उसके अंदर जरा सी कन्फ्यूजन नहीं होती कि मैं कहीं पे गलत हूँ, क्योंकि उसे दिख रहा होता है, उसे दिखाई दे रहा होता है, सुनाई दे रहा होता है। इसी के साथ साथ डिल्यूजन, फॉल्स बिलीव, यानी जैसे कहते हैं ना वहम बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वहम आना शुरू हो जाते हैं। उसे सेंसेशन आती है, मेरे ऊपर कीड़े चल रहे हैं, सांप चल रहा है, मुझे ये चीज़ दिख रही है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर 3 पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ साथ इफेक्ट, यानी ब्रेन साइंस की ना ABC है। ठीक है। A है आपका इफेक्ट यानी इमोशन, जो मूड चल रहा होता है, B आपका रवैया या बिहेवियर, और C आपकी कॉग्निशन, फील कैसा करते हैं। यानी इन ABC के साथ कनेक्ट है शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है। और जब शिज़ोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी, बेसिकली किताबों के अंदर जो मेंटल हेल्थ साइंसेस के अंदर मेंशन हुआ हुआ है ना कि स्प्लिट, लेकिन हमारे टीवी ड्रामों में दिखा दिया जाता है पर्सनालिटी पोल, स्प्लिट पर्सनालिटी, यानी कभी वो देवता बन जाता है तो कभी वो कुछ शैतान बन जाता है, यू नो, 2 पोल्स पे। हालांकि ये नहीं, शिज़ोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी के अंदर होता है। रियलिटी चेक, उसकी ब्रेन की केमिस्ट्री ऐसी हो चुकी होती है कि वो जो महसूस करता है वो रियल में नहीं होता, वो रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है अगर उसका समझा जाए आसान इस्तिलाह के अंदर ना। तो दूसरा बाइपोलर के अंदर अगर हम जाते हैं तो बाइपोलर मूड का डिसऑर्डर है। शिज़ोफ्रेनिया हमारा थॉट का डिसऑर्डर है, हो गया, ठीक है। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है मूड का। बाइपोलर के अंदर भी 2 टाइप आती हैं, अगर टाइम है तो हम चलते जाएं डिटेल। बाइपोलर के अंदर बेसिकली हम कहते हैं मेनिया डिसऑर्डर है या हाइपोमेनिया, या आप डिप्रेशन देखते हैं, 2 पोल्स के अंदर वो रह रहा होता है। ठीक है। आप देखेंगे जैसे आपने शॉपिंग की बात की, हमारे माशरे के अंदर बाइपोलर के अंदर हम एक्सट्रीम लोगों को ये देखते हैं, नमाजें पढ़ना शुरू की तो एक्सट्रीम पे मस्जिद जाता है, कुरान की तमीद करता है, सबको बताता है, रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव है उसका इतना एक्सट्रीम हो जाता है, वो कहता है ये नमाज नहीं पढ़ा तो ये काफिर हो गया। अच्छा। बाइपोलर के साथ क्या हुआ, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया में तो हम देख रहे हैं कि वो अपने साथ ही एक जंग पे लड़ गया और चल गया। बाइपोलर ये होता है माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना और दूसरों को उस तरह से चीज़ें, ग्रेनियोस्ट जिसे कहते हैं ना कि, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करूँ, ब्रॉडकास्टिंग जो होती है ना, लोग कहते हैं कि मुझे लगता है नासा में मेरा प्लान बन रहा है, ऐसा कर रहा होता है शिज़ोफ्रेनिया वाला। लेकिन ये वाला ग्रेनियोसिटी वाला कह रहा होता है मैं ओलिया अल्लाह हूँ, मैं भगवान हूँ। जैसे हिंदू है तो भगवान है, क्रिश्चियन है तो वो कहेगा मैं क्रिस्ट बन चुका हूँ, या उसका कोई ख़ास इंसान हो एक्सट्रीम पे। तो बाइपोलर के अंदर उसका खाना पीना, उसकी नींद, और बाइपोलर की एक और जो शिज़ोफ्रेनिया से डिफरेंट टाइप है, वो 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं सो पाता। अच्छा। उसके बॉडी के अंदर एनर्जी, जैसे वो मैनिक स्टेट में है अगर,
تو اس کی باڈی کی اتنی انرجی ہوگی کہ وہ ہر کام یہ چیپٹر بھی کھولے گا، یہ چیپٹر بھی کھولے گا، یہ بھی کرے گا. اگر 20 منٹ کی واک کرتا تھا تو 2-3 گھنٹے چلے گا. اس کے ساتھ اس کی فزیکل ڈس آرڈرس ڈسٹربنس جیسے جوائنٹ کے پین، وہ ساری چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. وہ اپنے باڈی کے اندر ایک ولولہ محسوس کرتا ہے. یہ بائیپولر کی ایکسٹریم فیز ہوتی ہے، مینیا جسے کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، کپڑے اتار دیتا ہے، سیکس کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، یا جنسی تعلقات میں بے جا رغبت آ جاتی ہے. تو بہت زیادہ بائیپولر کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے بیہیویئر، رویے کے اندر ایکسٹریم چینج آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی بائیپولر کا ایک اور ڈس آرڈر موڈ ڈس آرڈر ہے نا. موڈ ڈس آرڈر میں ڈپریشن ہے، مایوسی سے بہت زیادہ لنکڈ ہو جاتے ہیں یہ بائیپولر والے. یہ کیونکہ موڈ ہے نا، اس میں مزاج اپنے اوپر تہمت لگاتا ہے، گلٹ میں جاتا ہے، ریگریٹ میں جاتا ہے. میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے یہ غلطی کر دی تھی. وہ پکڑ کے نا جیسے ریگریٹ کا پاؤچ پورا ہینڈ کرتا ہے اور خود کو کوستا رہتا ہے. وہ کگنیشن ڈس آرڈر کو کوسنا، احساس کمتری کا شکار ہوتے جانا. جیسے بائیپولر کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کیا اس نے ایک چیز خریدی، ایک چیز کی، جیسے بہت سی ایگزامپل کے اندر آپ نے بھی کہا نا ٹائپس، وہ ایک ہی چیز کو اتنا زیادہ خرید دیتا ہے کہ نقصان پہنچا دیتا ہے. اور یہ بزنس کمیونٹی کے اندر، مطلب یہ میں صرف لیبل نہیں کر رہی، جو لوگ جن کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، تو جب کوئی میجر ٹراما آتا ہے نا ان کی زندگی میں، چاہے وہ ریلیشن شپ بریک اپ آتا ہے، ڈائیورس آتا ہے، زندگی کے اندر میجر کوئی اپسیٹ آتا ہے، تو اس کی بیس پہ بھی ان کا جو شاک ویو ہے نا، برین ویو، وہ مینک کی طرف جا سکتی ہیں. اچھا، یہ اوور آل اگر ہم دیکھیں، شیزوفرینیا میں دیکھیں، بائیپولر میں دیکھیں، تمام تو یہ جو سمٹمز ہیں یہ آیا ہماری زندگی میں آ کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ کہوں تو یہ ذہنی مریض بن کیوں رہے ہیں؟ اچھا، شیزوفرینیا اور بائیپولر، شیزوفرینیا بیسیکلی جینیٹیکلی بہت زیادہ مطلب جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ اسے کہا جائے. شیزوفرینیا کے اندر سائنس یہ کہتی ہے کہ جو نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں میں سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے نا، جو کہ آبا و اجداد کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ شیزوفرینیا کی بیماری ہوتی ہے. وہ زیادہ ہو سکتی ہے. دوسرا چیز یہ ہوتی ہے کہ پرسنالٹی کے اندر، جیسے میں نے کہا نا، حادثات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں زندگی کے اندر، میجر چینج جو آتے ہیں، ان کی بیس پہ بھی شیزوفرینک پرابلم سٹارٹ ہو سکتا ہے. کوئی ٹراما ہو گیا، کوئی میجر یعنی کٹ لگ گیا، کچھ ہو گیا، برین کی انجری ہوگی، نیورو ٹرانسمیٹر کی ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہوگی. اسی طرح سے جو ہمارا بائیپولر ہے، دونوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جینیٹک بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ماحول اور اس کی پرسنالٹی بائیپولر میں. تو اس طرح سے بیک گراؤنڈ جو نالج ہے ان کا، یا بیک گراؤنڈ ٹرانسفر ہے یہ بیماریوں کی وجہ جو ہے، جسے ہم کہیں کہ ایٹیولوجی جو بن رہی ہوتی ہے، یا ان کی بیسکس پہ بن رہی ہوتی ہے. باقی بہت سی محرکات ہیں آپ کی، ظاہری بات ہے. دیکھیں، یہ پوری زندگی کے اندر جیسے کہا جاتا ہے کہ 40 کے بعد شیزوفرینک ایپیسوڈ ہونے کے یا شیزوفرینیا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. 40 سے پہلے بائیپولر زیادہ ہوتے ہیں. یعنی نوجوانوں کے اندر، یعنی ٹین ایج کے اندر ہم دیکھتے ہیں ڈپریشن زیادہ ہے، بائیپولر کی ڈیزیز زیادہ ہے. تو ایج جو لائف کورس بھی چل رہا ہوتا ہے نا، دونوں کا ڈفرینس اس طرح سے. اب ویری ارلی ہم اسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ارلی دیکھیں، اب جو جسے کہیں کہ علاج معالجے کی صورت یا ریسرچز کی صورت میں چیزیں جو واضح ہو رہی ہیں، شیزوفرینیا آپ کو ٹین ایج میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، مطلب ٹین ایج سے مراد 14 سال کی عمر میں بھی شیزوفرینیا کے چانسز ہوتے ہیں کہ اس ایج ٹائم پیریڈ کے اندر جو آپ کی پیوبرٹل ٹائم پیریڈ ہے، اس میں وہ دکھا رہا ہوتا ہے اپنے بیہیویئر کے تھرو، کچھ ایسی علامات دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس طرح کے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ماں باپ اس وقت نارمل روٹین کے سے ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں، انسان کے مزاج میں جب اس کی روزمرہ کی زندگی سے ہٹ کے جب کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہٹ کے جب چاہ رہا ہوتا ہے، ہٹ کے پازیٹیو سینس میں جو پروڈکٹیوٹی بناتا ہے، وہ چیز نہیں میں بات کر رہی. وہ چیز جو النس کریٹ کر رہا ہے، ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے، اس کو پاگل پن نارمل انسان نہیں کر سکتا. نارمل نہیں کر سکتا. جیسے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بس ناسا میں سمپل یہ کہتا ہے کہ میں چاند کا پلان بنا رہا ہوں، میں نے اپنی جو کمری ہے، میں نے اپنی اس کو لے کے جانا ہے. دس از ناٹ لاجیکل فار ہم. دوسرا دیکھنے والا کہے گا پاگل ہے، کیسی باتیں کرتے. حتیٰ کہ اگر سائنٹیفکلی وہ کسی لیب کے اندر ہے، کچھ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، تو دیٹ میچز ایگزیکٹلی، وہ ٹھیک جائے گی. اگر اس کی ایجوکیشن اس لیول گھر میں بیٹھتے ایک اپنے سمپل کمرے میں بیٹھ کے، ایم اور فالز ایم میں فرق آ جاتا ہے. تو آپ اس کی بات چیت کے اندر، رویے کے اندر ایسے میجر علامات دیکھتے ہیں جو روزمرہ سے. اب جیسے میرے پاس کلائنٹ بائیپولر کا آتے ہیں، اور بائیپولر میں کیونکہ زیادہ تر ازدواجی رشتے دیکھتی ہوں، تو زیادہ تر جو مسائل ان کے اندر آتے ہیں، ان کے اندر یہ آتا ہے کہ میرے میاں میں پہلے یہ عادت نہیں تھی، اب یہ ہو چکی ہے. اچھا، مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ نہ واک کرتے تھے پہلے، اب تو انہوں نے واک بھی شروع کیا. پہلے فٹنس کی طرف نہیں جاتے تھے، اب تو فٹنس بھی ایکسٹریم لیول پہ انہوں نے شروع کر دی. تو مطلب
एतराज़ होता है। एक्चुअली एतराज़ इस वजह से होता है एक्सट्रीम लेवल पे बिहेवियर, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ फिटनेस पे चला जाता है या ख़रीदारी पे चला जाता है या बिजनेस पे चला जाता है, को नज़रअंदाज वो फेड ऑफ हो जाती है। तो किसी भी लेवल पे जब एक्सट्रीम, जैसे आपने स्टार्ट में लाइन बड़ी अच्छी कही कि मैं तवाज़न, ज़िंदगी तवाज़न मांगती है। जब तवाज़न से हट के कुछ किया जाता है तो नफसियाती तौर पर आप तनाव में आते हैं, परेशानी में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये तवाज़ुन खो चुके हैं, या तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो वही बात एक्सट्रीम, फिर बाइपोलर का हम शिकार हैं। हाँ देखिए, अब तो हम लेबल करते हैं कि कुछ भी एक्सट्रीम बिहेवियर में जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ रखते हैं और जिनको पता है कि ये अब वो तो लेबलिंग बहुत हद है कि बाइपोलर की स्पेसिफिक 5 से 4 अलामात परसिस्टेंटली 2 वीक तक अगर आप लोग के अंदर होंगी लगातार, तब जार आके डायग्नोज होता है और वो आपका मुआलिज करता है। अच्छा। हम तो यहाँ पे हर दूसरा बंदा दोस्त यार है, पड़ोसी है, कोई है, ऐसे कहता है यार ये डिप्रेशन में चला गया, इसको जाके इलाज करवाओ, वो लेबल करा के उससे पहले ही मायूस कर देते हैं। बाइपोलर में चला गया, ठीक है, आप तशखीस करें, लेकिन इस तरह से तशखीस करें कि फिर उसकी हेल्प भी करें, सिर्फ लेबल ना करें। डरा धमका के छोड़ ना दें। हम डराते हैं, हम नफसियाती बीमारियों के बारे में जितना ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम खौफ में आ रहे हैं। हम उसके लिए ना, क्योंकि सर्विसेज के लेवल पे भी अगर पाकिस्तान अपने एरिया की बात हम करें तो उस तरह से सर्विसेज अवेलेबल नहीं। 5-6 हॉस्पिटल जो फ्री इलाज मुआवजा प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा वो जो सारी प्राइवेट सर्विसेज जहाँ पे हम कहते हैं कि माफियाज भी हैं, सब तरह के अच्छे मॉलेज भी बैठे हुए हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि मैं खुद भी इलाज करती हूँ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं, अच्छे मॉलेज मैं खुद को नहीं कह रही, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लोग अब इलाज की लिए मौजूद हैं। ठीक हो गया। सो अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद इन डिटेल बात करते हैं कि बाइपोलर और शिज़ोफ्रेनिया जो है ये इनकी जितनी भी अलामात अभी हमने देखी, क्या ये अगर हम में मौजूद हैं या हम इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो यकीनन इलाज भी मौजूद होगा, लेकिन इलाज की तरफ जाना कैसे है, डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, और बेसिक किन एहतियात की हमें ज़रूरत है ताकि इस जैसी जो ज़हनी बीमारियाँ हैं उससे ख़ुद को बचाया जा सके। मज़ीद डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर, ये ऐसी डिजीज़ जिसे आप ज़हनी बीमारी कह सकते हैं, और इस ज़हनी बीमारी के कुछ अलामात हैं। अब उन अलामात को जानना, पहचानना, डायग्नोज करना, फिलफौर उसका इलाज की तरफ जाना ये ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़, किसी बीमारी को जब आप लाइट लेते हैं तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, आपके फैमिली सर्कल, आपके लाइफ जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो इससे पहले कि अगर आप में शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर के आप शिकार हो चुके हैं, आप में कुछ ऐसी अलामात पाई जा रही हैं, तो फौरी बिना टाइम वेस्ट किए आप डॉक्टर से रुजू करें। और इसी पे मज़ीद हम सोबिया से बात करें, जानने की कोशिश करें। सोबिया, अगर हमें वेरी अर्ली हम डायग्नोज कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर के हम मुतासिर हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं, इसने हमें जकड़ लिया हुआ है, तो अब आया अगला स्टेप क्या हो? अगर पता चल जाता है कि आप एक बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए, दोनों में ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट है, उसके इलाज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसको जो दवाइयों की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। अच्छा। पहले ही आ जाते हैं हम शिज़ोफ्रेनिया पे। ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया ऐसी जब आपको स्टार्ट हो जाती है तो ये जानलेवा इसलिए भी है कि आप देखें अभी भी बहुत से घरों के अंदर जंजीरों के अंदर जकड़े हुए लोग हैं। बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि लोगों को लॉक करके सालों उनकी ज़िंदगियां उसी तरह, तो ये शिज़ोफ्रेनिक होते हैं। यानी कि ट्रीट नहीं करवाया, और दूसरी चीज़ आप देखें रोड्स पे जो हैं मैक्सिमम लोग शिज़ोफ्रेनिक हैं। किसी को नाम कह दिया जाता है साईं है, किसी को क्या कह दिया जाता है, रालें पकड़ी होती हैं, शदीद गर्मी में उन्होंने कोट पहने होते हैं, शदीद धूप में बैठे होते हैं, इसी तरह से ड्रग्स की तरफ जाना, वो जो मिला फैक्टर्स है सारा कुछ। अब ये जो सारी बीमारी है ना, ये इसलिए भी जानलेवा है कि ये बीमारी अगर लग जाती है ना तो टिक के, जम के, लग के इसके इलाज की ज़रूरत होती है। अच्छा। फैमिली के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होती, या फैमिली, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी इलाज की तमहील बांधने से पहले ना इसलिए बता रही हूँ, ना रिसोर्सेज, ना उस तरह का इलाज, ना उस तरह की आगाही, ना सपोर्ट, ना उस तरह की अब खुद के अंदर हिम्मत फैमिली की। तब क्या होता है, वो जब एक डॉक्टर मॉलेज के पास जाते हैं, वो कहता है कि आपको दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, 2 साल लगातार आपको दवाई खानी पड़ेगी। शिज़ोफ्रेनिया की एक बीमारी जब शुरू हो जाती है तो अप्रोच के अकॉर्डिंग जो साइंस ये कहती है कि अगर वो 6 महीने के अंदर सेटल डाउन होगी या 3 महीने के अंदर बेटर होगी है, तो रिलैप्स ना आए या उसकी एपिसोड दोबारा ना आए या वो दोबारा से पनपे ना, तो आप क्या करते हो, 2 साल लगातार दवाई खाते हो शिज़ोफ्रेनिया के लिए, मुसलसल शिज़ोफ्रेनिया के लिए, लेकिन उसकी मैनेजमेंट साथ है।
दवाइयों का इलाज, बातचीत का इलाज मिल के इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, इसको डायग्नोज करता है, फिर दवाई जो देता है वो साइकेट्रिस्ट होता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। इसके साथ साथ बाइपोलर को देखा जाए तो इसके इलाज का प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, प्रोलॉन्ग सपोर्ट, प्रोलॉन्ग दवाइयाँ, सारी चीज़ें इसमें हमें रिक्वायर्ड होती हैं शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया में सही। इसी की निस्बत जो बाइपोलर है ना, बाइपोलर ट्रीटेबल है, जल्दी क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बंदा रिकवर होकर सामने आ जाता है। एक जो बच्ची कहती है कि मैं हज़रत आयशा बन चुकी हूँ, बच्चियाँ कहती हैं या बड़े कहते हैं कि मैं हज़रत अली बन चुका हूँ। एक पर्सन ग्रेनियोसिटी जो होती है ना, खुद को कुछ बड़ा शो करना, ये बाइपोलर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे कहते हैं ना कि ईगो में आ गया है, बहुत ज़्यादा हाई फील करता है, पता नहीं इसको क्या मिल गया है, एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पे जाता है। तो बाइपोलर के अंदर आप बहुत देखते हैं, वहाँ बेजार बिहेवियर है शिज़ोफ्रेनिया की तरफ, यहाँ पे ऐसा बिहेवियर है जो ईगो सेंट्रिक दिखाता है, जो दिखाता है कि मैं कुछ बन चुका हूँ, मैं तोप हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ, यस, जो भी है वो मैं हूँ। यस, बाकी अलामात जो बाकी क्लासिक अलामात के साथ साथ ये जाती हैं। तो बाइपोलर का इलाज 6 महीने 3 महीने अगर लगातार करके दिया तो फिर उसके बाद आपके मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं, यानी कि आपको एंटीसाइकोटिक, इस तरह की जो सारी दवाइयों का मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट बहुत ज़्यादा अप्रोच, तो आपकी SSRI सपोर्ट है, एंटीसाइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, इस तरह के नाम लिए जाते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ और हमारे यहाँ हर तरह से मिल जाते हैं, हर तरह से अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत ज़्यादा बाइपोलर के अंदर आपका एंटीसाइकोटिक अगर सिम्टम्स हैं तो उसके साथ शुरू होता है मूड स्टेबलाइजर, फिर मूड स्टेबलाइजर आप प्रोलॉन्ग लेते हो 6 महीने 1 साल तक, ठीक है, उसके अंदर रिकवर हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इन दोनों बीमारियों के लिए, ये दोनों ट्रीटेबल हैं। ज़बरदस्त, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लग जाती है तो ये छूटेगी, हमें ज़रूरत नहीं है, ये इस बीमारी का इलाज मौजूद है और अच्छा इलाज मौजूद है। मतलब अगर इस मैंने जो 3 लफ्ज़ यूज़ किए ना, टिक के, जम के, लग के तब इलाज होगा, तब असर होगा, तब आप जो है इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपने हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना दवाई खाई, छोड़ दी तो फिर हमारे जो बिहेवियर्स है ना, हमारे जो रवैये एशियन कंट्रीज़ के हैं, हम बीमारी को पहले खौफ की तरह अपने ऊपर लेके हम पहले उसके पीछे लग जाते हैं, या तो बिल्कुल बेपरवाह होकर कहते हैं यार अल्लाह ने दी है ना ज़िंदगी, खा लेते हैं, पी लेते हैं, जैसे हम बहुत से बाकी डिसऑर्डर्स में जितनी लिखी है वो जितनी लिखी है, जब आनी है वो आ ही जानी है। ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने, क्योंकि इट्स बीन डेकेड, मैं बचपन में जब अपनी फूफो के साथ एक दफ़ा किसी जगह पे गई और एक खातून बच्ची 16 साल की जंजीरों से बंधी हुई और उसने ना अपने नेल्स को पूरा खाया हुआ था, काटा हुआ था। ये गाँव की बात है, कोटली आज़ाद कश्मीर से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वो जो फेज़ है ना, वो जो उस तरह वाला मरीज़, और अब जाके मैं जैसे बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने के बाद अब मैं देखती हूँ कि यार हमारे बिहेवियर के अंदर यकीनन चेंज आया है, हम इलाज, लेकिन कंसिस्टेंसी फिर भी नहीं आ पा रही है हमारे। अच्छा, ये जो जब इलाज की तरफ आप लेके जाते हैं तो मेडिसिन के साथ साथ मेडिकेशन पे रखते हैं, तो उसके साथ साथ क्या कोई काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है? यस, देखें, ये जो जितनी नफ्सियाती और जहनी बीमारियाँ हैं ना, उनके साथ बातचीत, साइकोथेरेपी, डायलेक्टिक अप्रोच, ये सारी अप्रोचेज़ अगर जोड़ दी जाती है ना, तो अगर 1% आप ठीक होना शुरू हुए ना तो आप 10% स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोलॉन्ग्ड शुरू होते हैं, क्योंकि आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री जो है, आपकी बात, जैसे हम कहते हैं जनरली अगर कोई परेशानी आती है, कोई तनाव आता है, तो हम दूसरे से जाके बात करते हैं तो वी फील बेटर। तो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग या हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सारा का सारा ये होता है कि पहले एजुकेट करना, ठीक है, क्लाइंट को एजुकेट करना, क्योंकि जो स्पेसिफिकली दोनों बीमारियां हैं ना, इनमें इंसाइट नहीं होती, पता नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है इन दोनों, कि हम महसूस नहीं कर पा रहे कि हम किसी बीमारी मुश्किल में या परेशानी में, जैसे डिप्रेशन में गए या एंजाइटी में गए या कॉमन डिसऑर्डर्स के अंदर जाता है, तो मरीज़ कहता है कि नहीं मुझे आइडिया है, मुझे इलाज करवाना है, मुझे ठीक होना है, मुझे बताएं मैं यहाँ पे ख़राब हूँ। ठीक है, इन दोनों बीमारियों के अंदर उसे अपनी खराबी का पता नहीं होता। बाइपोलर में आप मैक्सिमम टाइम नहीं होता, आपकी इनसाइट, यानी आप उस शऊर से बिल्कुल लाशऊरी तौर पर लाताल्लुकी हो चुकी होती है आपकी, कि आप पहचान नहीं, तभी तो ये नासूर तक जाती है बीमारी। जब स्टार्टिंग से ही पकड़ ले एक बंदा कि यार मैं उरा की तूरा छोड़ रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, तो खुद को कंट्रोल कर ले।
وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. یعنی ہمیں لگتا ہے یہ کامن ہے, یہ تو بس یہ اسی طرح یہ تو نارمل رویہ ہے ہمارا. ویسے جنرل معاشرے میں جیسے میں گروپ آف پیپل کے ساتھ بھی بات کر رہی ہوں نا, تو ان میں اگر 10 بیٹھے ہیں تو 2-3 کے اندر تو کچھ نہ کچھ ڈائگنوز اگر کیا جائے تو دوائی کی ضرورت ہوگی ان کو. اور آپ سائیکیٹرسٹ کو زیادہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ بندہ زیادہ بول رہا ہے, کیسا بول رہا ہے, اس میں تو یہ بیماری ہوگی. لیکن دیکھیں ہر کسی کو لیبل, کیونکہ بہت سی آپ کی سچویشنل بھی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں. ایک بندہ بڑا جوش سے اچھی نیند لی, بڑا موٹیویٹڈ ہے, کام کرنا چاہ رہا ہے, ایکٹیو ہے, تو آپ پھر اسے لیبل نہیں کریں گے. اور ایک بندہ یہ ہے کہ رات میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے, بریک اپ ہو گیا ہے, کال نہیں اٹھائی, صبح جا کے وہ بالکل ایسا بنا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس چلی گئی ہے, شک والی فیلنگ کہتا ہے, تو وہ تو obvious ہے. سچویشنل موڈ کا رویوں کا چینج ہونا ہیومن انسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوں گے تو نہیں. لیکن ایکسیس اگر آپ کے 2 مہینے سے 6, جیسے شیزوفرینیا میں کہا جاتا ہے 3 سے 6 مہینے لگاتار آپ کی علامات آنا شروع ہو جائیں, مسلسل اگر ہے تو, مسلسل اگر اس طرح کی علامات کے ساتھ آپ کا لو ون یا آپ خود جونج رہے ہیں, تو آپ یہ علاج کی طرف جائیں یا کچھ نہ کچھ آپ اس کی, جیسے آپ نے کاؤنسلنگ کا کہا نا, تو ہر علاج کے اندر انٹرنیشنل پروٹوکول کے اندر جیسے ہم کلینکل سائیکالوجسٹ, پہلے کلینکل سائیکالوجسٹ اسے ڈائگنوز کرتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر سائیکیٹرسٹ اور باقی کے پاس مریض پہلے پہنچتا ہے بنسبت سائیکالوجسٹ کے, جو کلینکل جو بات چیت کا علاج کرتی ہے, ورنہ تو وہ پیر فقیر سب کے پاس سے ہوتے ہوئے جا کے. ایگزیکٹلی, یہ دونوں بیماریوں کے سمٹمز یا کچھ ایسے وہ ایک مکس ہیں کہ ہم وہ پیر فقیر یا نیم حکیم سے ہو کر پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. جب ایک بندہ کہے گا میں ولی اللہ بن رہا ہوں, تو سب سے پہلے کہیں گے اوہو نخوست آ چکی ہے, پتہ نہیں اس کے اندر جن آ چکا ہے, پتہ نہیں یہ کیسی چیزیں آ چکی ہے. یہ فیلنگ آتی ہے نا ایک فیملی کی. اب وہ فیملی جو پڑھی لکھی ہوتی ہے, تھوڑی سی جانچ سمجھ رکھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جو اس کی جو حرکات و سکنات اس نے شروع کی ہے نا, خود کو کچھ سمجھنے والی, اس میں تو یہ ٹریڈ پہلے نہیں تھی, یہ کیوں اتنا محسوس کرنا شروع ہو گیا, تب جا کے وہ ایڈریس. لیکن وہ جو زیادہ تر عقیدے کی خرابیوں کی پریشانی کے اندر الجھا لوگ, ہماری جو عوام ہے نا, وہ سب سے پہلے کہے گی کہ چف کروا لو, ٹھیک ہے, پھوکے مروا لو, دم کروا لو. ضروری ہے, میں اسپریچول علاج کو میں ہمیشہ ایز اے تھراپسٹ میں یہ سب کے سامنے ڈیفینیٹلی ہمیشہ میری جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے, میں اسپریچول کانسیپٹ کو کہتی ہوں وہ بیسکس ہے. عقیدے کی خرابی جو ہے آپ کی اللہ اور رسول کے ساتھ جو اصل مماثلت ہونی چاہیے, اس کی اگر ایکوریسی نہیں ہے نا, تو خرابیاں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا روح کی نفسیات بیسیکلی روح کی خرابی کو جانچتی ہے, سمجھتی ہے, انڈرسٹینڈ. نفسیات بیسیکلی ماخذ ہے سول ایکسٹریکشن کا, سول انڈرسٹینڈنگ کا. سائیکالوجی نفسیات یہ ساری کی ساری کمبائن کرتی ہے. لیکن کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں آپ کی روح کانپ رہی ہوتی ہے, لرزرا رہی ہوتی ہے, دماغ کہیں پہ چھپٹے مار رہا ہوتا ہے جسم آپ کا, اور آپ کا معاشرہ کر رہا ہوتا ہے کر لو یا تم یہ ہو, مزید اسے جو ہے تضاد مچتا ہے اور پھر پریشانی کا ایک طوفان آتا ہے. اگر اس کا ہم ہمیں ارلی پتہ چل جاتا ہے, ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, ایک دفعہ اگر ہم نے ٹریٹ کروا لیا تو کیا یہ بیماری مکمل ختم ہو جائے گی یا پھر یہ دوبارہ اس کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے مہوش یہ, کیونکہ بہت سے لوگ نا اسی ڈر کی وجہ سے کہ یہ تو سالوں سال چلے گی, یہ تو اس کی دوائیاں پھانکنی پڑیں گی, اس کا یہ کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ جو آپ کا مالج اتھینٹک مالج ہے, کویکری کی بات نہیں میں کر رہی, کیونکہ ہر گلی کونچے میں بھی نا اینٹی ڈپریسنٹ مل رہی ہیں آج کل, اور بہت سے ایسے لوگ بھی سائیکالوجسٹ بن کے بیٹھ چکے ہیں جنہیں اچھی بات چیت کرنا آتا ہے, اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے. جنہیں لگتا ہے اچھی بات چیت کر رہی تو ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ یہ سائنس ہے پوری کی پوری, اور اس کی اپروچ کو جب تک آپ بیک گراؤنڈ نالج کے ساتھ نہیں ہوتے, آپ خرابی مزید کریٹ کرتے ہیں اس کی خاندان کے اندر بھی, اور اس بندے کی جو ڈیفینیٹلی زندگی تو نرک بناتے ہی ہیں. تو علاج معالجے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ ہے کہ بائیپولر کے اندر جیسے ہم ان موڈ ڈس آرڈرز میں اگر ہم بات کرتے ہیں, شیزوفرینیا آپ کی کگنیٹو, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا نا, تو موڈ ڈس آرڈرز کے اندر یہ ہوتا ہے موسم کی چینجز کے ساتھ. آپ جیسے گرمیاں بھی شروع ہو رہی ہیں نا, تو گرمیوں کے اندر زیادہ تر لوگ مینک آئیں گے, ہائپر ایکٹیویٹی کے ساتھ آئیں گے بہت زیادہ, اور جو ہی خزاں کا موسم اور سردیوں میں جاتا ہے وہاں پہ ڈپریشن کی علامات زیادہ. تو کلائمیٹ چینجز کے ساتھ بھی آپ کی جو ذہنی اور نفسیاتی کیفیات ہیں نا بیماری کی طرف جا سکتی ہیں, جیسے سیزنل ڈس آرڈر ہو گیا, افیکٹیو ڈس آرڈر ہو گیا. انہی دونوں کے درمیان ایک ڈس آرڈر جس کو آپ شیزو افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں, یعنی کمبائنڈ ڈس آرڈر آتے ہیں. یہاں سے آپ کا موڈ بھی خراب ہوا ہوا ہے, یہاں سے سوچوں کا نظام بھی خراب ہوا ہوا ہے, آپ کی زندگی پوری تلخ بنی ہوئی ہے. تو اس لیول پہ یہ ڈس آرڈر, اب ان کی سمجھ کے ساتھ اگر ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ایک کا یہ ہے کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر امپروومنٹ ہو جاتی ہے. موڈ اسٹیبلائزر آپ کو کم از کم منیمم سال یوز کرنے پہ, پھر آپ کا کاؤنسلر ڈیسائیڈ کرتا ہے, جو آپ کا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے, کہ کتنے ٹائم میں اس کو بالکل ٹیپر آف کر دینا چاہیے. پھر اس کی, کیونکہ اس کے ساتھ سائیکو تھراپی شروع ہوتی ہے, فیملی تھراپی شروع ہوتی ہے,
اس کی جو اپنے ڈیلی پلان ہے. اب جیسے میرا کلائنٹ ہے, میں پہلے کلائنٹ کا اسکریننگ ہوگی, مجھے پتہ ہے یہ اس ڈس آرڈر کے ساتھ ہے, تو میں تو اسے سمپل یہ کہتی ہوں کہ پہلا سٹیپ تمہارا یہ ہے کہ تم نے سونا جاگنا, کھانا پینا اور جو تعلقات کی پریشانگی اور صحیح ہے نا اس کی درستگی کی طرف جانا ہے. اوکے, 3 میجر سٹیپ میں سمپل یہ کہتی ہوں کہ آپ نے 3 میجر سٹیپ. اپنی نیند کو 11 سے 4 بجے کچھ بھی کر کے لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نائٹ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں تو بیچ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے سیروٹونین کو, جو ٹوٹلی آپ کا جسے ہم کہتے ہیں نا میلانین ریلیز ہوتا ہے رات کے درمیان, اور جسم کے اندر بہت اس کی ضرورت ہے سلیپ. کیونکہ دیکھیں ان دونوں بیماریوں کے اندر نیند, کھانا پینا, آپ کے ازدواجی تعلقات, آپ کے معاشرتی تعلقات, معاش, ہر چیز میں برڈن بن رہے ایسے. اور دنیا جہان کے اندر اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتی ہے کہ جو دنیا کی ٹاپ بیماریاں جن کا برڈن ہے نا دنیا کے ڈیزیز برڈن جو ہیلتھ کے اوپر, وہ دوسری ڈس آرڈر جو ہے آپ کا یہ موڈ ڈس آرڈر جسے ڈپریشن کہا جاتا ہے. اور ہمیشہ بہت سے پروگرامز میں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ ہر 40 سیکنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی نفسیاتی مرض کی وجہ سے, بیسک وجہ یہی ہوتی ہے میکسیمم ٹائم, اس کی وجہ سے آپ سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور ہماری یوتھ کے اندر یہ بہت زیادہ اب یوتھ کے اندر بائیپولر یا موڈ ڈس آرڈر بہت ہائی ہو چکے ہیں, جسے ٹین ایج ڈپریشن کہا جاتا ہے. دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو سوسائڈ کیس ہے یہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں اب یہ پبلسٹی ہوگی یا کیا ہوگی. ایک چیز ہے بڑی اچھی جس کو ایوارڈ بھی انٹرنیشنلی ملا ہے, چترال کی جو کانسیپٹ, چترال میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہی گاؤں کے 40 لوگ ایک ہی دفعہ میں, مطلب کچھ ہی ٹائم پیریڈ کے اندر آگے پیچھے انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. وہ ڈیفینیٹلی وہ ایجوکیشنل اور بیک گراؤنڈ باقی چیزیں ہیں, بڑی اچھی اس پہ مووی بھی بنی ہے, دریا, چھوٹی سی کلپ ہے. تو سمپلی یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے, جب ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب مایوسی, نا امیدی اور ہوپ لیس, زندگی کی جو ہوپ ہے نا وہ امید ہے, بالکل ایسے. اور جب لوگوں سے امید ہی چھن جائے کہ یار میں اب کچھ نہیں کر سکتا, میں بے بس ہوں, میرے اندر ورتھ نہیں ہے, یہ محسوس کرنا اور پھر محسوس کروانا. 2 وے ٹریفک جب شروع ہو جاتا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایکسیڈنٹس پہ جاتے ہیں میکسیمم ٹائم, جب 2 وے ٹریفک کی ڈائریکشن پراپر نہ ہو اور گائیڈ لائن پراپر نہ ہو. تو وہ بیچ میں کھڑا بندہ ہوتا ہے, ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے میرا تو سب کچھ ختم, وہ کہہ رہا ہاں تم نے ختم کیا, ایک دوسرے کو بلیم گیم کا وہ ایک سلسلہ. بالکل. اچھا, اس کے ٹریٹمنٹ کاؤنسلنگ کی طرف جائیں تو اس کے سیشنز کے کیا سٹیپ, اس کے کیا طریقہ کار ہیں؟ جو سی بی ٹی ہے نا, جیسے فرض کیا دونوں کے اندر سی بی ٹی جسے کگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہا جاتا ہے یا ڈائلیکٹک تھیراپی کہا جاتا ہے, یہ آپ کے سیشن کی ترتیب ہوتی ہے. آپ کا مالج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں نے پر ویک سیشن دینا ہے, فورٹ نائٹلی دینا ہے یا منتھلی دینا ہے یا ایوری 3 منتھ دینا ہے. یہ ساری چیزیں, جیسے میرا ٹریٹمنٹ پروٹوکول, اور انٹرنیشنلی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سی بی ٹی میں 6 سیشن 12 سیشن پہلے الائن کرتے ہیں, اور ایک سیشن 60 منٹ کا ہوتا ہے. 60 منٹ کے اندر آپ فیملی کو بھی انوالو کرتے ہو, پرسن کو بھی انوالو کرتے ہو, پراپرلی ان کے جو اسٹرینتھس اور ویکنیسز, میں کہتی ہوں ان کی خوبیاں بھی پکڑتے ہو, ان کی خامیاں بھی پکڑتے ہو, دونوں کو کمپائل کرتے ہو اور خوبیوں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہو. پازیٹیو سائیکالوجی یہاں بہت زیادہ ورک کرتی ہے. تو آپ کی جو سی بی ٹی ہے, ڈائلیکٹک ہے, ای ایم ڈار, اب این ایل پی بھی کہا جاتا ہے, بہت زیادہ تھیراپیز. اب ایون لافٹر تھیراپی ہمارے ہاں تو کافی اویلیبلٹی, بڑے مالج آ چکے ہیں نا. کوئی کہتا ہے میں لاف سے, لافٹر. اب بریک لے لیں, مجھے لگ رہا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ مزید ڈسکشن کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. مزید ہم صوبیہ سے جانتے ہیں کہ کیسے اس کا حل نکالا جائے, کیسے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس پہ ان ڈیٹیل مزید ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے, شیزوفرینیا بائی پولر پہ ہم بات کریں. یہ ایسی بیماری جو کہ جن ذہنی بیماریوں کا آپ نام دے سکتے ہیں. اگر ہم آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس پہ تذکرہ کریں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی پوری لائف کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. آپ کے موڈ, آپ کی خوشیاں, آپ کی فیملی, جو بھی آپ کا سرکل ہے, آپ کے کام کی روٹین, آپ کی میں A to Z پوری زندگی آپ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں بسر کرتے. آپ میں عجیب و غریب وسوسے, عجیب و غریب خیالات, عجیب و غریب آپ کو آوازوں کا آنا, عجیب و غریب حرکات کا ہونا, یہ تمام تر چیزیں آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں, آپ کی روٹین کو متاثر کرتی ہیں. تو آیا اگر کسی بیماری کا آپ شکار ہو گئے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. ہر بیماری کا علاج موجود ہے. آپ نے صرف اور صرف یہ محسوس کرنا ہے کہ آیا آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور جلدی سے آپ نے علاج کی طرف جانا ہے. صوبیہ ہمارے ساتھ ہے, اسی پہ ہم ان ڈیٹیل صوبیہ سے جان رہے ہیں کہ آیا کیسے اس بیماری کا حل نکالا جائے. صوبیہ, ہم بات کر رہے تھے سیشنز کی, بتائیے. سیشن کے حوالے سے جیسے آپ نے پوچھا نا, تو جو بات چیت کا علاج,
جیسے دوائیوں کا علاج ہے ہر 15 دن کے بعد یا مہینے یا 3 مہینے کے بعد آپ کا جو مالج ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو علامات ہیں علامات میں کتنا چینج آیا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر میں ایک اور چیز یہاں مینشن کرتی چلوں, جو شیزوفرینیا ہے اس کی بیماری اس کا تو ڈیفینیٹلی ایک دوائی کے تھرو بھی اسٹینڈرڈائز علاج کیا جاتا ہے, لیکن جو بائیپولر کے اندر نا 2 ٹیبلٹ, کیونکہ موڈ سٹیبلائزر بھی دینا ہوتا ہے, اینٹی سائیکوٹک بھی دینا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کا سیکریٹرسٹ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ چیز میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی, جو نارمل کمیونٹی ہے نا شیزوفرینیا والا ریالٹی سے ڈیٹیچ ہو کے ہمیں تو وہ پاگل سامنے مطلب اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے نظر آ کے ہم اسے کہہ دیتے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, مطلب وہ جاتا کمرے میں لگ ہو جائے گا یا کہیں نکل جائے گا کچھ, لیکن بائیپولر والا سب میں رہتے ہوئے بائیپولر کے سمپٹمز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ شیزوفرینیا والا صرف اپنی ذات تک ہے؟ ہاں, میکسیمم ٹائم جو کلاسیکل سائن اور سمپٹمز ہیں وہ زیادہ نقصان دہ اس لیول پہ نہیں جاتا. اچھا. لیکن بائیپولر والا یہ چیز اٹھا کے پھینک دینا, پھاڑ دینا, ایک دم سے اس کے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. علاج ان کا جلدی ہو سکتا ہے لیکن خطرناک زیادہ یہ بھی ہوتے ہیں, یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہر مطلب عورتوں اور مردوں کی شرح کے اندر دیکھا جائے نا تو دونوں میں ایک جیسی شرح ہے. مطلب جیسے شیزوفرینیا کی ڈیزیزز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ میل کے اندر زیادہ ہے, اسی ڈپریشن میں کہا جائے تو خاتون کے اندر زیادہ ہے. مطلب ان میں جینڈر کی بیس پہ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں لیول پہ خواتین کو بھی اسی طرح سے لڑتا ہے جس طرح سے مرد کو لڑ رہا ہے. تو دونوں لیول پہ یہ ہو سکتا ہے, سائنس یہ بتا رہی ہے اور ریسرچز کے اکارڈنگ ڈیفینیٹلی نیو ریسرچز بیچ میں آتی ہیں, اپڈیٹ ہوتی ہیں. علاج کے اگر طرف جاتے ہیں تو دوائیاں 3 سے 6 مہینے, ہمارے لوگ ایک دفعہ جیسے اب میرے پاس مریض آتے ہیں, 2016 میں ایک بندے نے دوائی پرسکرائب کروائی, 2016 سے لے کر وہ مطلب ابھی کے ٹائم پیریڈ تک دوائی اگر لے رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اس نے اپنے اندر کے حال کیا کیا ہوگا, اور اس کی پوری مطلب شکل و صورت کیا چیز چینج ہو چکی, جس میں دوبارہ وہ مالج کے پاس اس ڈر سے نہیں جاتا کہ یار میرا پیسہ لگ جائے گا, کون جائے, بس سونے کے لیے دوائی دے گا. معاشرے کے اندر یہ پنپتی جو مسکنسیپشن ہے کہ جو سیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سونے والی دوائی دے دیتے ہیں, یہ خدارہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. ہاں میں ان کویکس کی بات نہیں کرتی جو صرف اپنے فارما کمپنیز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پیشنٹ سے بات کیے بغیر اس کو پھانکنے کے لیے دے دیتے ہیں, میں ان کی بالکل بات نہیں کر رہی. میں ان نالج کی بات کر رہی ہوں جو بیسیکلی بات چیت کر کے اپنے کلائنٹ کو پراپر سمجھ کے اس کو ڈائگنوز کر کے 10 منٹ بھی دے رہے ہیں. جیسے سیکیٹرسٹ آپ کا 5 سے 10 منٹ دے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا اگر وہ سائیکو تھراپسٹ ساتھ نہیں ہے. سائیکو تھراپسٹ ڈیفینیٹلی وہ پورا ٹائم لیتا ہے 40 سے 45 منٹ کا سیشن اس کا ڈیزائن ہوتا ہے. تو اگر مالج نے آپ سے پراپر بات کی اور فیملی ساتھ جائے, بعض کا اکیلے یہ لوگ نا پریشان ہوئے ہوتے ہیں, نہ پتہ چلے نہ کسی کو خبر ہو, ایک دفعہ علاج شروع ہو گیا کسی کو پتہ نہ چلے گھر میں, میرے پاس سب سے زیادہ جو مریض آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیونکہ بات چیت کا علاج کرتی ہوں, بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے گھر والوں کو کسی طرح سے دوائیوں کا پتہ نہ چلے, اگر آپ دوائی نہ دیجیے گا مجھے. حتیٰ کہ میں اسے ریفر کرتی ہوں سیکیٹرسٹ کے بعد, یہ سیکیٹرسٹ میرے پاس ریفر کرتا ہے. جبکہ شیزوفرینیا اور بائی پولر میں فیملی سپورٹ کا کتنا ضروری ہے؟ 100% میں اگر کہوں مطلب یہ اس لیے بھی ضروری ہے, اگر آپ کی نیورو دیکھیں آپ کی برین کی کیمسٹری ٹوٹلی خراب ہو چکی ہے, اس میں سپورٹ سب سے زیادہ کوئی اور کرے گا. اگر آپ کو کھانے کا ہوش نہیں ہے, کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ہے, خود کی صفائی ستھرائی کا ہوش نہیں ہے, تو دیر از سم ون ہو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یو. تو اس میں شیزوفرینیا کے اندر اسی لیے بہت زیادہ فیملیز تھکی ہوتی ہیں, بہت زیادہ. دیکھیں سب سے زیادہ جو کمپرومائز ہوتی ہے نا, یا تو آپ کا لو ون ہوتا ہے, یعنی اگر ہسبینڈ بیمار ہے تو بیوی ہے, بیوی ہے تو ہسبینڈ, یا تو طلاق ہو جاتی ہے. مطلب دیکھیں آپ کے معاشرے میں کیا چیزیں چل رہی ہیں جو جہاں لیبل ہو جاتا ہے. اب تو نکاح نامے کے اندر میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جیسے سیمن انالیسس اٹیچ کر دیا گیا, بہت اچھا ہے, اپنا مینٹل ڈس آرڈرس کو بھی اٹیچ کر دیا جائے تاکہ شیزوفرینیا وراثتی ٹرانسفر ہے. بڑی اچھی لائن ہمارے جو اسکالر ہیں نا ہمارے ساتھ یہ سمجھا جائے, بڑی اچھی ایک لائن کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سندھی کو بلوچی سے, بلوچی کو پنجابی سے, پنجابی کو پٹھان سے اور پٹھان کو رشین کے ساتھ. مطلب نا یہ لنک بنا لیا جائے. جیسے اب انٹر سیکٹوریل شادیاں ہو رہی ہیں, ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اس میں تھوڑا سا سدھار آ رہا ہے, لیکن پھر بھی فیملی میرجز جہاں پہ آپ کا تھیلیسیمیا ہے, شیزوفرینیا ہے, اس طرح کی بیماریاں ہیں, تو آپ ضرور ڈائگنوز کریں. آپ کو وراثتی ہو آپ خود کو جوڑنے کے لیے کہ میرا ورثے میں یہ آ جائے گا, سوری, اس چیز کو ہم سمجھا جائے کہ یہ وراثت سے ہمیں مل سکتا ہے, تو نہ کہ وراثت سے ملی ہوئی چیز کو آپ آنے والی زندگی میں اگلا جو آپ کا کوئی بھی آ رہا ہے پرسن, اس کو آپ مزید پلیوٹیڈ کر دیتے ہیں.
تو بہتر ہے کہ چین توڑ دی جائے. جیسے چین کزنس میریجز اور ساری چیزیں, اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں بلڈ کے ساتھ اور برین کیمسٹری کے ساتھ ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ مطلب جو اسٹیٹسٹکس ہے نا, باقی کامن ڈس آرڈرز تو ماحول, پرسنالٹی, حادثات, لیکن ان دونوں بیماریوں میں سب سے زیادہ جینیٹک. علاج کے حوالے سے, سیشنز کی ٹائمنگ کے حوالے سے, دوائیوں کا علاج 3 سے, اور ہر 3 مہینے کے بعد یہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. اگر 1 مہینہ آپ نہیں جا سکے, ٹھیک ہے آپ کے حالات نہیں ہیں, ٹریول کرنا یہ وہ سارے, لیکن کم از کم تیسرے مہینے میں اگر نفسیاتی بیماریوں کا علاج دوائیوں کے تھرو آپ کروا رہے ہیں نا, تیسرے مہینے میں ضرور آپ جائیں. تیسرے مہینے میں چیک اپ ضرور, کیونکہ دیکھیں آپ کا جو پہلا برین ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن دوائیاں جو کھا رہے ہوتے ہیں سیکنڈ برین, آپ کا گٹ سسٹم پورا کا پورا جو ہے نا, اس پہ جو کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا مالج ڈیسائیڈ کرتا ہے پوٹینسی کم کرنی ہے, زیادہ کرنی ہے, کس طرح سے دینا ہے, اس کے ساتھ کون سی سپورٹیو میڈیسن دینی ہے. اچھا, اس میں ایک اور صوبیہ بتائیے گا کہ ایک دفعہ ایک بندے کو یہ بیماری شیزوفرینیا یا بائی پولر کی بیماری لگی ہے, اس نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے, دوائی لکھ کے دی ہے کسی ڈاکٹر نے, اب وہ اس کے پاس وہ پرچی پڑی ہوئی ہے, کچھ ٹائم بعد یا کچھ سالوں بعد اسے پھر سے کچھ ایسے ایپیسوڈ آتی ہے, محسوس ہوئے, کچھ ایسی ایپیسوڈ آئی ہے, تو وہ کیا دوبارہ وہی دوائی رپیٹ کرے یا پھر جا کے پھر ٹریٹمنٹ یا چیک اپ ایک دفعہ پھر اپنے بہتر حل یہ ہوتا ہے, جیسے ایک پرسن ہے 4-5 مہینے, 5 ہمارے ہوتا ہے نا کہ ہم وہی دوائی رپیٹ کر لیتے ہیں. ہاں, 5-6 سال کے بعد آپ کی جسم کی وہ فزیولوجی نہیں ہوتی جو 5-6 سال پہلے ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کا بی پی کا ایشو شروع ہو گیا ہے, ڈائبٹیز کا کوئی پرابلم ہو گیا, آپ شادی شدہ زندگی کے اندر آ سکتے ہیں, کیونکہ حاملہ عورت ہو سکتے ہیں, آپ کے سیمن کے اندر چینجز آ سکتی ہیں. تو دیکھیں یہ پوری کی پوری ایک چیز ہے جس میں پہلی ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ کم از کم اگر کچھ سالوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد آپ کو لگتا ہے تو آپ اپنے مالج کو ضرور دکھا لیں. دوسرے لیول پہ اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو آپ چیک کریں. اب تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل معاش نہیں ہے, فری اویلیبلٹی آن لائن بھی ہے, لوگوں کی چیریٹی کلینک کرتے ہیں. خدا را یہ جو موبائل میں صرف اور صرف براؤزنگ کر کے دوسروں کے شو دیکھنے سے اچھا ہے کہ اپنے کسی نالج کو اچھا فری دیکھ لیں کہاں ہے وہ. تو اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں, اور وہ جو جمی ہوئی پرچی نا اس کو اکھاڑ کے چف کر کے صاف کر کے اب نام دکھ رہا ہے, ہاں اب نام دکھ رہا ہے, اب پرسکرپشن والا مجھے دے دے گا. تو خدا رہا اس طرح سے نہیں جائیں. آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک کلائنٹ آتے ہیں, یہ کلائنٹ کی میں اس لیے یہاں پہ ایگزامپل سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وداؤٹ بریکنگ اینی کانفیڈینشیلٹی. 2014 میں پہلے میں کیونکہ 14 سے پراپرلی کلینک کے اندر آ گئی تھی, تو 14 میں انہوں نے مجھے دکھایا تھا. اب 14 میں دکھانے کے بعد وہ 15-16 کاؤنسلنگ چلتی رہی, اسٹیبل ہو گئے, زندگی کے معاملات انہوں نے شروع کیے, یہ بائی پولر کے اندر تھے. ٹھیک ہے. تو 2018 میں 17 میں لاسٹ وزٹ تھا ان کا میرے پاس, اور میں نے پھر ٹرمینیٹ کیا اپنی تھیراپی کو. میں نے کہا, پھر میں نے ریلیپس پریونشن بنائی. مطلب یہ پوری پروٹوکول ہے نا کہ اگر آپ اس کیفیت میں اتنی مقدار میں جاتے ہیں تو کس طرح فیل کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو پریونشن پلان کے بعد میں نے انہیں کہا کہ پھر آپ سالوں سال نا وزٹ کر لیجئے گا. اچھا. اب 2018 سے یہ 2024 ہے. ابھی ریسنٹلی 2024 کے اندر مجھے کال آتی ہے ان کی, اور کال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ, میں نے وہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ میں نے مزید کچھ ایڈ آن کیا, میری فیملی میں یہ ہوا, میں مزید بیس لائن پہ صرف ان کا ایک ٹروما تھا جو بچپن میں بنا تھا. ٹھیک ہے. وہ لنک ہوا ان کے موڈ ڈس آرڈر کے ساتھ. ایک ٹروما کہ میرے انکل نے مجھے اچھے سے ٹچ نہیں کیا, مطلب انکمفرٹیبلٹی والا ٹچ, یہ ابیوز بھی نہیں تھا, میں یہاں مینشن کرتی چلوں. وہ مائنڈ میں ایسا ٹروما بنا, ٹروما چینج کرتے کرتے زندگی کو ڈیٹیچ کر کے اس کی سارا کچھ بک گیا. 2 شادیاں ہوئیں, دونوں شادیوں میں طلاق ہو گئی, نشے کی طرف چلا گیا. تو مطلب اب جا کے وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ دوا جو 2018 میں جو ہمارے سیکریٹرسٹ تھے انہوں نے پرسکرائب, میں وہ لگاتار ابھی لے رہا ہوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا, میں اس لیے سائیکو تھیراپی کی طرف آیا ہوں. میں نے آپ سے وہ بات کرنی تھی کیونکہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پہ میڈیسن اثر نہ کرے؟ ہاں, کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہیومن فزیولوجی ہے, آپ فزیولوجی جیسے دل کی دھڑکن ایک طرح چلتی ہے لیکن دماغوں کی سوچیں ایک طرح نہیں چلتی, مختلف. ہاں, اسی لیے ذہنی اور جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا, اس کا سب سے بڑا چیلنج ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے اور ٹریٹمنٹ کو آپ پھر, یہ مسکنسیپشن بھی ہے, فیملی کی اس طرح سے سپورٹ بھی نہیں ہے, آپ خود بھی دل نہیں کرتا کون. اور جس طرح سے ڈائبٹیز آپ کو شروع ہو جاتا ہے, اس طرح سے موڈ کی ڈس آرڈرز یا آپ کے کگنیشن کے کچھ ڈس آرڈرز شروع ہو گئے تو پرولونگڈ چلتے ہیں. 6 سال تک آپ کو علاج کرانا پڑتا ہے ایکسٹریم لیول. جیسے بجلی کے جھٹکوں کا علاج ہمارے ہاں تو بہت عام ہے نا, مطلب عام سے مراد کہ آپ جو پبلک پلیسز کے اندر جائیں, پبلک ہاسپٹل فیسلٹی کے اندر, تو وہ تو صرف لقمے کی طرح ECT دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی نیورو کیمسٹری کہاں جائے گی, آپ کی فزیولوجی کہاں جائے گی. تو ان شارٹ اگر اس کو ایکسپلین میں کروں تو سمپلی یہ ہے
کہ ریلیپسز کے چانسز ہر بیماری کے اندر ہوتے ہیں. اگر کامن کوئی حادثہ بیس جیسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, اگر ٹراما ریزالو ہو گیا ہے, آپ نے پیشنٹ کو پراپر ایجوکیٹ کر دیا, زندگی کے معاملات زندگی کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کر کے سپورٹیو اس کے آگے سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں ریلیٹڈ, وہ خود بھی جوش میں آ گیا, وہ بہتر کرنا چاہ رہا ہے, تو چیزیں سموتھ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. انسان کی اپنی ول, انسان کی اپنی سپورٹ, انسان کا خود کا ٹھیک ہونا, یہ سارا سوچوں کے ساتھ ہے. بالکل ایسے. اور یہ ساری چیزیں اب رات میں ہی 11:30 بجے میرے پاس ایک کلائنٹ آئی. کلائنٹ نے کیا کیا, پچھلے 8 سالوں سے وہ جونج رہی ہیں اس چیز کے ساتھ کہ انہوں نے اینٹی ڈپریسنٹ سائیکیٹرسٹ سے پرسکرائب کرانا شروع کر دیے. اب وہ دوا چھوڑنا چاہتی ہے کیونکہ جلن ہوتی ہے. اب تو میں دوا لیتی ہوں تو میرے اندر آگ لگ جاتی ہے. ان کے سینٹینسز یہ تھے. ٹھیک ہے. اب جتنی چیزیں ہیں, آپ 8 سال سے سائیکو تھراپی ساتھ کمبینیشن ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے, اپنی روزمرہ کی زندگی کو چینج نہیں کر رہے, صرف دوا کی صورت میں ذہنی اور نفسیات کوئی بھی بیماری ہے نا, اس کے ساتھ آپ کو بیہیورل یا آپ کی لائف کی سٹائلز کی چینجز اگر نہیں آتی نا, تو دوا اس طرح اثر نہیں کرتی. جیسے آپ کہہ رہے ہو نا, اثر نہیں کرتی. اثر اس لیے نہیں کرتی کہ آپ صرف دوا پہ ڈیپینڈنٹ. اور ہمارا ویسے بھی ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا ٹراما جو بھی ہے نا, ہم 1 پیناڈول پہ چلے گئے. ہماری جو باڈی کی ریزسٹنس پاور تھی نا, کہ ہم فائٹ کر سکتے تھے, ہم لڑنے کا جذبہ رکھتے, بالکل, ہم درد کو برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتے. ہمیں ذرا سا سکار آتا ہے تو ہم بینڈیج لگا دیتے ہیں, ہم اسے ہوا میں یا دھوپ میں, وہ جو نیچرل پروسیسز ہیں اس میں نہیں رکھتے. زخم کو گلنے سڑنے کے لیے بینڈیج لگا کے چھوڑ دیتے, اب ٹھیک ہو جائے گا, باہر سے کچھ آ نہ جائے. پروٹیکشن از امپورٹنٹ, لیکن اوور پروٹیکشن از بیڈ فار ہیومن ہیلتھ. اب جیسے میں یوزلی اپنے کلائنٹ کو کہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے نا, صبح چاہے وہ مسلم ہے, کرسچن ہے, ہر طرح کی کمیونٹی میرے پاس آتی ہے, ایون بلائنڈ تک میرے پاس آتے ہیں. میں ان کو صرف کہتی ہوں کہ آپ صبح اٹھیں, اگر آپ کی اسپریچول پریکٹسز کے اندر شامل ہے, نماز پڑھنا ہے یا نہیں ہے, کچھ بھی 5 سے 15 منٹ نا آپ سن ایکسپوئر لے لیں. صحیح, مطلب 4:30, آج کل 4 سوا 4 کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہلکی ہلکی وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, پنپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ بیسٹ میڈیسن ہے, لیکن ہم نے میڈیسن لینی ہے رات کو سونے کی دوا پھانک کے. بالکل, وہ ہمارے سیلف میڈیکیشن نفسیاتی بیماری, اور ان دونوں بیماریوں کے اندر بہت زیادہ سیلف میڈیکیشن اس لیول پہ ہے کہ وہ بس ایک جیسے آپ پرچہ کہہ رہے ہیں نا, یا ایون کسی ڈاکٹر سے بھی, ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں اور ڈاکٹر لکھ بھی دیتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کہ ہاں مجھے یہ کہہ رہے سے پتہ ہوگا, وہ مزید اس سے بھی پوچھے گا. اور آپ کو پتہ ہے, میں جنسی تعلقات پہ بہت زیادہ مطلب پریشانیوں کے ساتھ لوگ میرے پاس آتے ہیں, تو اس میں سب سے میجر فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دوائیاں بہت پھانکی ہوتی ہیں. لو لیبیڈو کا ہو جانا, پراپر مطلب اسفائش پرورش کی طرف بھی نہ جا پانا, بہت سے فیکٹرز اس میں, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک بنیادی رشتے, ابھی بہت سے جو کپلز میرے پاس آتے ہیں, کپل کاؤنسلنگ کے اندر ہماری بہت زیادہ, تو کپل جتنے آتے ہیں وہ کپل کہتے ہیں کہ میرا پارٹنر نہ مجھے خود سکون کبھی دے سکے اور نہ خود سکون میں. اور اچھا ہاں, ایک ایگزامپل میں رات کی بڑی اچھی, وہ سارے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ایسی نہیں تھی, انہوں نے مجھے ایسا بنا دیا, یا میں ایسا نہیں تھا, اس نے مجھے ایسا کر دیا. یہ ایک بلیم گیم کا سلسلہ بہت ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ بھی ہے, یہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے. انسانی فطرت کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے پہ ڈالے. ہاں, اور یہ نفسیات کی سب سے بڑی بیماری ہے. اپنے آپ کو اس جھنجھٹ سے یا اس آزاد کرتا ہے, اور دوسرے پہ وہ ملبہ ڈالتا ہے. ہاں, ریزالو نہیں کرتا, فائٹ نہیں کرتا. اور اللہ پاک نے آپ کی جبلت میں ڈالا ہے کہ آپ فائٹ کریں. 4 F, پہلے میں 2 F بتاتی تھی نا ڈفرینٹ شوز میں, اب میں 4 F بتاتی ہوں. 2 F مزید ایڈ ہو گئے. ایک آپ فائٹ کرتے ہیں, ایک فلائٹ کرتے ہیں, ایک آپ فاؤن میں جاتے ہیں. فون والی سٹیج بھی ایک ہوتی ہے, آپ پلیزنگ میں جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر جیسے رن مریدی ہو گیا, معاشرے کے اندر یہ ہو گیا کہ آپ دوسروں کے تھلے لگ جاتے ہیں. اور ایک آپ جاتے ہیں فکسیشن کے اندر, ٹھیک ہے, کہ آپ کو لگتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا بس ہونے دے. فکسیشن. تو 4 F پہ ہماری باڈی کا میکانزم فائٹ کرتا ہے, نفسیاتی ہو, جنسی ہو, جسمانی ہو, جتنی بیماریاں, کیونکہ جتنی بیماریاں ہیں نا, فزیکل ڈس آرڈر سارے کے سارے بیماریوں کے ساتھ. اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو آپ کی ساری نفسیات, پورا ٹراما کگنیشن آپ کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ڈائبٹیز کا مریض کبھی نفسیاتی علاج کی طرف نہیں جاتا, وہ کہتا ہے میں صرف ڈائبٹیز کا علاج کروا رہا ہوں. حتیٰ کہ باڈی کے یہ سب جنڈر, یہ جو جتنا ہم کہتے ہیں نا سیکنڈ برین خراب ہوتا ہے تو فرسٹ برین کی طرف ٹرانسمیٹر سینڈ کر رہا ہوتا ہے.
तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके जो मेजर डिपार्टमेंट जो आपको कहते हैं ना हेड ऑफिस ये है, हेड ऑफिस के अंदर अब हेड ऑफिस का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, पैगाम दे दे इस हेड ऑफिस के लिए। हेड ऑफिस की बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हेड ऑफिस को रोज़ साफ़ करें। अब वो साफ़ कैसे किया जाए? और ये सफाई चारों लेवल पे है, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ है, डिटॉक्सिफाई, जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब सोने लगो तो जो भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में खुद को सुलझा के, अब मैं क्योंकि मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर मैं कहती हूँ कि एक दूसरे को ना रिजॉल्व करके सोया करो, उलझ के ना सोया करो। पहली स्मॉल स्टेप, हमारे छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप से आगाज़ करना। बहुत शुक्रिया सोबिया वक्ती, आपने इंतहाई अहम टॉपिक और बड़ी डिटेल के साथ सोबिया ने हमें गाइड किया कि किस तरह से आप शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर ये जैसी बीमारियों का इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। आपने परेशान नहीं होना, अगर इस बीमारी में आप मुब्तला हैं तो आप डॉक्टर से रुजू करें, इलाज उसका मुमकिन है और इलाज करवा के आप दोबारा से अपनी खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो बसर करना शुरू कर सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बहुत अहम है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत अहम है। मैं बात करूं अगर एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने की, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की जिसमें तमाम तरह साइशें आपके पास हों, तो यकीनन हर कोई इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब सपना देखता होगा और उसे पूरा करने की कोशिश भी करते होंगे। अब इसको मैं रिलेट करूँगी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारे जो रोज़गार के मौके हैं उसके साथ में इसको लिंक करूँगी। अपने यूथ को देखते हैं, हम बात करते हैं कि 65 या से भी ऊपर हमारी जो है वो यूथ जा रही है। 65% से ज़्यादा हमारे नौजवान तबका है और ऐसा तबका जो पढ़ा लिखा है, जो काबिल है, जो हुनरमंद है, जो बेशुमार स्किल्स रखता है, बेशुमार उसमें सलाहियतें मौजूद हैं। अब वो तबका हमारा बेशतर बेरोज़गार क्यों फिर रहा है? उनके पास उस तरह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें मौके क्यों नहीं दिए जा रहे? हम देखते हैं हमारा ये तबका, ये पढ़ा लिखा तबका, यूथ, हमारी नौजवान डिग्री लिए, सिविल लिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस तरह से एक अच्छी जॉब या कोई भी जॉब उन्हें मुयसर नहीं है, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हुकूमती सतह पे कह लें या प्राइवेट सेक्टर्स में उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की जा रही। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की, जिसमें आपको हर तरह की लैंड, हर तरह का मौसम, हर बेशुमार रिसोर्सेज हैं, अब उनको यूटिलाइज़ करके इन नौजवानों को, इस तबके को जो पढ़ा लिखा है, उसकी जो पावर है, उसमें जो सलाहियतें हैं, जो स्किल है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो हम रो रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में तो कुछ है ही नहीं है, हम तो बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इन तमाम तर चीज़ों का सलूशन मौजूद है, लेकिन वो तब होगा जब हम कुछ करना चाहेंगे। जब हम सिर्फ बातें कर देंगे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो ब्रेन ड्रेन की शक्ल में हमारे सामने आएगा और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके कैसे पैदा किए जाएँ, ताकि इस ब्रेन ड्रेन को रोकना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एलीट, आपकी क्रीम, आपके स्किलफुल लोग इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। इस मुल्क की मज़ीद बेरोज़गारी या मज़ीद इस मुल्क में जो प्रॉब्लम्स का सामना है उनमें इजाफा हो सकता है। तो इस पर डिस्कशन के लिए एंटरप्रेन्योर हमारे साथ है, जो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इस बिज़नेस में गुजार दिया है, मुख्तलिफ बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी उन्होंने बनाई है। तो आज उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे कि आया इस वक्त जो हमारे 64% से ज़्यादा यूथ है, उनके लिए वो क्या टिप्स देते हैं, कौन सी एडवाइस करते हैं, कैसे उन्हें रोज़गार की तरफ लाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताते हैं। अली शौकत साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और माशाल्लाह ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने बिज़नेस को दिया और बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की हालात में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बाद में शुरू यहाँ से करना चाहूँगी अपनी यूथ से कि माशाल्लाह पढ़ी लिखी काबिल यूथ है, हुनरमंद यूथ है, स्किल रखती है, इसके बावजूद बेरोज़गार क्यों फिर रहे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी आपको करवा दूँ एंड देन वी कैन टॉक अबाउट जो करंट यूथ के हमारे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केयर क्लाउड। केयर क्लाउड एक हेल्थ केयर IT कंपनी है। वी वर्क इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज सेक्टर, प्राइमरीली फॉर द US मार्केट। और this organization or founder, Mr. Mahmood Al-Haq, he started this business back in 2002. He's an entrepreneur out of USA, New Jersey. और उस वक्त यही जो क्वेश्चन आपके जहन में है,
इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ही स्टार्टेड अ बिज़नेस इन पाकिस्तान, और द होल कॉन्सेप्ट वाज टू गिव बैक टू हिज सोसाइटी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 70s में 60s में दे मूव टू US या और कंट्रीज़ में गए, वहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे अपनी ज़िंदगियों को इस्टेब्लिश किया, काम किया, एंड ही केम बैक। उस वक्त वी वर दी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, हेल्थ केयर का सेक्टर जो USA का है, और इसके अंदर वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल रूम, 10-12 कंप्यूटर्स के साथ एक बिज़नेस को स्टार्ट किया गया, और प्राइमरीली उस वक्त हम काम करते थे पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है पफवा के नाम से, ठीक है, which is for women association है to for the welfare of the females. So for females to produce highly skilled jobs, that's where we started this whole business. और for a large period of time हमारे पास जो ज़्यादातर employment थी वो female sector में थी, but then there was a need in the hours, क्योंकि अमेरिका के में सुबह शुरू होती है जब हमारे शाम के 5 बजते हैं, तो that's where people like us, we came in as a first batch of the male employees जो जिन्होंने सर्विसेज शाम में स्टार्ट की, एंड माशाल्लाह right now we have around 4,000 employees. We have presence here in Rawalpindi, we have presence in Bagh Azad Kashmir, we have presence in Karachi, we have offices in Colombo, Sri Lanka, we have office in एक बड़ा small town है सिंध में हाला के नाम से, और इस सारे करने का जो मकसद था to explore the talent that we have, और the way we have grown, if you look at our organization, NASDAQ पे हमारा ट्रेड होता है, स्टॉक में इसकी ट्रेडिंग होती है हमारी कंपनी के स्टॉक की, और there is nothing that as a Pakistani, as a nation we cannot achieve. हम यहाँ से बैठ के अमेरिका में ना जो हेल्थ केयर सेक्टर है इसमें कोई 8 लाख डॉक्टर्स तकरीबन काम करते हैं, जो टोटल उनकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। इसमें से 40,000 हमारे क्लाइंट्स हैं, विच इज़ 5% ऑफ द US हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पॉपुलेशन, और वी आर अ वेरी अननोन सक्सेस स्टोरी, एंड बाय डिफॉल्ट वी वांटेड इट टू बी लाइक दिस. मिस्टर महमूद अल हक, दिस इज़ हाउ ही वांटेड इट टू बी. He originally belongs from Bagh Azad Kashmir, so at some point he thought कि हम ना बाघ के लिए कुछ करते हैं. उस वक्त आपको अगर याद हो 2005 में ज़लज़ला आया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई, और उसके बाद 2008 तक हमें थोड़ा सा डिले हुआ, बट 2008 में हमने ऑफिस स्टार्ट किया. तो जब हमने ऑफिस स्टार्ट किया, सब ने कहा यार आपके हमारा जो बिज़नेस है इसको चलाने के लिए कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं. नंबर 1 होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. नंबर 2 एक बड़ा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द US. आप फ़ोन के ऊपर जाके कह रहे हैं तो आवाज़ डिस्टर्ब नहीं हो सकती, आप एक ब्राउजिंग में स्पीड स्लो नहीं हो सकती, आप वीडियो कॉल पे हैं तो यू कांट कि ब्रेक हो रही है बीच में. ये तमाम अगर आप पहाड़ी इलाके के हिसाब से सोचें तो दीज आर ऑल चैलेंजेस जो वहाँ पर हैं, और सब ने कहा कैसे होगा, मगर हुआ, और माशाल्लाह से भी हिम्मत नहीं हारी है. देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट. अगर आप एक विल रखते हैं, अगर आप ये इसको हमने जिस तरह से लिया, हमने इसको एज अ अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया टू क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट ऑन अ सोसाइटी, जहाँ पर ये सोच नहीं सकते थे लोग कि IT की जॉब्स वहाँ पर मूव होंगी. अब 2600 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. आई वुड लव यू टू विजिट, वहाँ पे जाके देखें उन लोगों को. फीमेल स्टाफ है, देयर इज़ अबाउट 600 फीमेल्स वर्किंग, डूइंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उन डॉक्टर्स, उन क्लाइंट्स को जो USA में बैठे हुए हैं, और टॉप नॉच से. बिल्कुल ऐसी कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि दे आर लेस देन एनीवन एल्स. और वी alhamdulillah compete with India, we compete with Philippines, we compete with any other competitor that you can think of. Every job that we have created in Pakistan, 4,000 jobs, every job has been moved from India to Pakistan. और इसके लिए हमें हमेशा कन्विंस करना पड़ता है क्लाइंट को कि हमारा जो रिसोर्स है वो बेटर इक्विप्ड है. ठीक है. जब वो आपके साथ फ़ोन पे जाएगा, ही विल बी मोर कर्टियस, ही विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. ये एक बिज़नेस के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस. आपको समझाना पड़ता है कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से भी प्रॉफिटेबल. कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी हैं
जैसे हमारी इकोनॉमी को आप देखते हैं, शैटर्ड नज़र आती है, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, बट देयर इज उतार चढ़ाव जो है वो एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन दिस होल थिंग क्रिएट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जैसे हम किसी क्लाइंट को जो सर्विस, इफ समबडी हैज़ $1,000 टू गेट अ सर्विस डन, तो वी आर द चीपेस्ट इन द रीजन, competing Bangladesh, competing India, competing Philippines. What we can offer, वो नहीं ऑफर कर सकते। This is a huge potential. डॉलर रेट जब भी ये फ्लक्चुएट करता है, मार्केट हमारी अंडर स्ट्रेस जाती है, चीज़ें महंगाई होती हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड इट क्रिएट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज एट अ रेट दैट नोबडी कैन कम्पीट। क्योंकि बिजनेस के अंदर देखें, यू हैव टू बी मार्केट कंपैरेटिव, रेट्स आपके अच्छे होंगे। अब अगर इंडिया में 80 रुपये का डॉलर है, तो वो जो चीज़ $1000 में प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उससे 2 गुना बेहतर, 3 गुना बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। Based upon this principle, we have been able to achieve a lot of success. ज़बरदस्त। आपने यूथ के बारे में बात की, यूथ के अंदर you are very right कि there is a lot of potential. Exactly. You move around, you go to universities. आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन द प्लेस वेयर वी आर लैकिंग इज़ सर्टिफिकेशंस। कि हमारे लोग, जस्ट एज एन एग्जांपल, आपकी जो नर्स यहाँ से ट्रेन होकर निकल रही है, और द पर्सन नर्स, ही और शी, इज़ इट कैपेबल टू गो टू ऑस्ट्रेलिया और वहाँ के हॉस्पिटल में उसी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सके? तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी सर्टिफिकेशन ही नहीं है जिसको ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज करता हो। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसे डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करते हैं जो अमेरिका में जाते ही पेशेंट देख सकें? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आप जब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, पता चलता है हमारे यहाँ MBBS की डिग्री करने के बाद वो जाते हैं अमेरिका, 1 साल टेस्ट पेपर वगैरह देते हैं, 3 साल की रेजिडेंसी करते हैं, देन दे लेट देम कि अब आप हमारा पेशेंट चेक कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारा, मुझे लगता है कि कुछ हुकूमती सतह पे भी उस तरह की हिकमत अमली नहीं तश्कील दी जाती कि हमारे इन लोगों को मज़ीद आगे पढ़ने का या आगे डिग्री करने का, क्योंकि बेरोज़गारी इस कदर होती है कि वो अपने वो यहाँ से मूव करने की कोशिश या अपनी बेसिक अपनी या घर को संभालने में ही वो मसरूफ़ हो जाते हैं। क्योंकि आप देखें हर चीज़ की जो फीसिस हैं वो किस तरह इंक्रीज़ होती जा रही, उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत कम या ना होने के बराबर है। तो कुछ ये भी एक हो सकता है। बहुत ज़्यादा देखें, समझने की ज़रूरत ये है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है और उससे हम क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाऊँ तो मुझे रोज़ाना अभी भी आई वुड से एटलीस्ट 100 ओपन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, मुझे 100 CVs भी रोज़ आती हैं। अच्छा। लेकिन वो क्या स्किल मैच करती है? नहीं। इफ़ आई एम लुकिंग फॉर जैसे मैं एक एग्जांपल ऑरेकल डेवलपर ढूंढ रहा हूँ, तो बहुत कम है मार्केट में। अब वो जो बच्चे यूनिवर्सिटी से IT की डिग्री लेके निकल रहे हैं, द एकेडमिया नीड टू रियलाइज़ के जॉब में लोग क्या स्किल ढूंढ रहे हैं। अच्छा अली साहब, यहाँ पे हमारे यहाँ एक चीज़ मुझे लगता है ये भी लैक कर रही है ना कि हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही कि हमें हर साल किस इदारे, किस कंपनी, किस शोबे में कितने लोग रिक्वायर्ड हैं। हम एक ही पीछे लग जाते हैं। डॉक्टर का स्कोप है, सारे डॉक्टर के पीछे लग जाएंगे। इंजीनियर का है, सारे इंजीनियर के पीछे लग जाएंगे। और जब बारी आएगी जॉब की तो आपके पास 1500 जॉब हैं और लोग हैं आपके पास 10,000, तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली मैं आपको छोटी सी एग्जांपल एक देता हूँ इसके अंदर कि हमारे यहाँ कम से कम इस सिटी के अंदर 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डी फार्मेसी पढ़ाती हैं, फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। अगर फार्मासिस्ट की जॉब आप देखें तो फार्मासिस्ट गोज रन्स अ फार्मेसी। क्या हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी अगर 100 लोग प्रोड्यूस करेगी तो 6 यूनिवर्सिटियाँ 600 लोग प्रोड्यूस करेंगी। क्या साल में 600 जॉब्स अवेलेबल होती हैं सिटी में कि नए फार्मासिस्ट को वो एडजस्ट कर सकें? अच्छा, वन वी वर लुकिंग, हमारा जो काम है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो डॉक्टर्स होते हैं USA में। अच्छा। तो उनके डॉक्टर्स डिक्टेट करते हैं अपने नोट्स कि आई सॉ अ पेशेंट फॉर एग्जांपल 50 years old, हैज़ अ सोशल हिस्ट्री, हैज़ अ मेडिकल हिस्ट्री, फलाना फलाना फलाना। इन चीज़ों को ना एक कोडेड सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे एक पेशेंट की एक डायग्नोज को आप कहते हैं हाइपरटेंशन का डायग्नोज का एक कोड होगा, कोई भी कोड है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन A01.1 है। अब डॉक्टर जो सारा दिन पेशेंट्स देख रहा है वो उस कोड को याद नहीं रख सकता, तो वो डिक्टेट करा देता है, आई सॉ पेशेंट विद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये वो, और मैंने प्रोसीजर में ये परफॉर्म किया, ये दवाइयाँ उसको रिकमेंड की। तो यू ऑलवेज नीड अ
पर्सन जो उसको पढ़ के उस कोडेड सिस्टम में कन्वर्ट कर सके. दिस इज़ अ नीश जॉब. आज से तकरीबन 5-6 साल पहले वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. दे वर लुकिंग फॉर कि कोई ऐसे लोग ढूंढो जो कि, and we advertised and luckily we got so many CVs for D pharmacists जो यूनिवर्सिटी फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रही है और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोड्यूस कर रही है. बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, इफ़ यू गो अराउंड यू विल नो, बट देयर इज़ नो जॉब इन द मार्केट फॉर देम. और बाहर भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उनको सर्टिफिकेशंस नहीं करवाई जा रही जो एक्सेप्टेबल हों वहाँ के लिए. अब पूरे एक हॉस्पिटल में एक ही फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकता है मगर यूनिवर्सिटी इज प्रोड्यूसिंग 100 तो बाकी कहाँ जाएंगे. अच्छा, वी वर एबल टू क्रिएट डिपार्टमेंट विद अबाउट 100. अभी राइट नाउ अबाउट 100 लोग उसमें काम करते. दे आर ऑल एजुकेटेड ऑन दैट. उन्होंने इसलिए नहीं पढ़ाई की थी कि हम अमेरिका के डॉक्टर्स के लिए नोट्स प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे. दे वर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जॉब. मगर बट वी रियलाइज कि इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें. वी प्रोड्यूस सो मेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कि उनके लिए जॉब्स ही नहीं होती. कि आप सोचें कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्या देयर इज़ एन इंडस्ट्री जो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अडॉप्ट कर लेगी. अच्छा, अब ये जो दूसरा सवाल है, यही रीज़न है कि आपने इंजीनियर की बात की, डॉक्टर्स की बात की, कि हम यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, क्वालिफाइड हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो दैट्स द रीज़न कि हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं. असल में मेरे ख्याल में इसको दो तरह से देखने की ज़रूरत है. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग द ब्रेन ड्रेन. ये डेफिनेटली किसी भी माशरे के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होता है, मगर हमारे लिए राइट नाउ इट प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. देखिए, आप रोज़ ख़बरें तो आप देख ही रहे हैं सारे कि हम IMF से $8 बिलियन मांगने के लिए अपने 23 इदारों को प्राइवेटाइज़ करने के लिए जा रहे हैं. बट द अदर साइड आप देखें कि यार हमारे खाली सऊदी अरब से एक साल में $10 बिलियन की फ़ॉरेन रेमिटेंस आती है. ये वही लोग हैं जो यहाँ से जॉब करने के लिए गए थे. ठीक है. वही पैसे जो IMF से कर्जा मांग रहे हैं उसके बराबर वो बेचारे हमें वैसे ही भेज देते हैं. अच्छा, ये लोग जो आपके पास हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ प्रोडक्ट. बिल्कुल ऐसा. आप इसको प्लीज़ ट्रेन करें हर बंदे को. इफ़ इट्स मीडिया से आपका ताल्लुक है, इफ़ देयर इज़ अ प्रोड्यूसर, ही शुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम इन वियतनाम. वो तभी होगा कि उसकी सर्टिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसको एक वो कागज़ का टुकड़ा जो कि बिल्कुल सर्टिफाइड हो और उसको वो गवर्नमेंट भी माने कि हाँ हमारा ये अगर पाकिस्तान के इस इदारे से ये सर्टिफाई होके आ रहा है. और होते हैं हमारे यहाँ. आप हमारे यहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उसके ग्रेजुएट लोकल मार्केट में मिलते ही नहीं है. दे गेट ग्रेजुएट और उनको फ़ौरन वो लोग उठा के ले जाते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सच अ गुड प्रोडक्ट. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ राइट नाउ, अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट होती है तो दिस इज़ माशाल्लाह वेरी गुड. मैं इस चीज़ के ऊपर देयर आर अ लॉट ऑफ एडवोकेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर जो माइंडसेट है कि अगर हमारी फॉरेन रेमिटेंस इज़ अबाउट $30 बिलियन जो पाकिस्तान में सालाना आती हैं, क्या ही अच्छा हो कि 60 हो जाए. कैसे होगी? इसी तरह होगी कि आपके जो लोग मुल्क से बाहर जाएंगे. और माशाल्लाह पाकिस्तानियों का अच्छी चीज़ ये है कि वी लव और कंट्री, वी लव और हमारे अपने गांव से, अपने गली से बड़ी मोहब्बत होती है. चाहे हम दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं. माईसेल्फ आई लिव्ड इन US फॉर अबाउट 5 years और फिर वापस आके बंदे को अपनी चीज़ अपनी ही एहसास वो रहता है. और पीपल want to contribute. जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, मिस्टर महमूदुल हक who was the founder, the only reason he came to Pakistan was to serve back कि अपनी कंट्री के लिए कुछ करें. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों साल अब्रॉड में गुजारे लेकिन वापस वो अपने मुल्क पाकिस्तान है यहाँ पे इन्वेस्ट किया कि यहाँ के अब लोगों को हम फ़ायदा दे सकें, अपने मुल्क को फ़ायदा दे सकें. जी. तो यही लोग हमारा एसेट्स हैं. और अगर हमारे मुल्क से इस वक्त जो लोग बैरून मुल्क सर्विस करने जा रहे हैं, हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है और हमें अच्छा भी लगता है. हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया घूमने की, हमें दुबई जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. मैं आपको सही बताऊं कि इफ़ वी फाइंड अ बिज़नेस ओनर इन दुबई, बड़ी खुशी होती है. हमें अगर अमेरिका जाते हैं, हमें बताता है कि यार ये बिज़नेस, ये बिल्डिंग, ये घर, ये किसी पाकिस्तानी नेशनल का, बड़ी खुशी होती है. बिकॉज रेस्ट ऑफ द नेशंस वो अच्छा काम कर रही हैं. हम IT इंडस्ट्री में हैं. अमेरिका की टॉप 25-30 जो IT कंपनियां हैं, आप देखें उसमें ज़्यादातर इंडियन CEOs वहाँ पे पहुँचे.
इट्स बिकॉज ऑफ देयर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से कि उन्होंने इतना अच्छा स्टैंडर्ड रखा, पढ़ाई अच्छी की। हमें भी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल हमें पढ़ाई पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़े एसेट आपकी यूथ वो आपके पास है, तो वाई नॉट आप ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों से जो आप दीगर ममालिक से कम्पीट कर सकें, मुकाबले में आ सकें। बिल्कुल, देखिए ये और कोई वजह नहीं है कि हम ना कर सकें। वी माशाल्लाह आर ब्लेस्ड विद अ गुड IQ। हमारे लोग, आप अगर यू वॉक अराउंड एंड यू सी स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, दे आउटविट यू इन अ मिनट। आपको बात नहीं करने देते लोग, अपनी विटी पीपल और आम बंदा, मतलब आप सब्जी फ्रूट खरीदने जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी पे। इसको डायरेक्ट करने की ज़रूरत है हर लेवल पे। इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है सर, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद नाज़रीन हम डिस्कशन करते हैं कि अपने नौजवान को कैसे राह रास्त पे लाएं, कैसे उनको बेरोज़गारी से निकालें, किस तरह उनको रोज़गार के मौके जो हैं वो फ्राहम किए जाएँ, और दीगर इदारों की इसमें क्या ज़िम्मेदारी, इस पर मज़ीद इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक है कि पाकिस्तान में किस तरह से रोज़गार के मौके पैदा किए जाए, किस तरह से अपनी यूथ को यूटिलाइज़ किया जाए। हमारी यूथ में बहुत काबिलियत है, बहुत हुनरमंद है, लेकिन उनके उस हुनर को ज़ाया नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसको यूटिलाइज़ करते हुए ना सिर्फ उन्हें बल्कि इस मुल्क को भी हमने कामयाब बनाना। इसी पे बात करें, अली शौकत साहब हमारे साथ हैं। अली साहब बताइएगा कि हमारे ये जो तालीम याफ्ता हुनरमंद लोग हैं, एक तरफ तो आपने कहा कि पाकिस्तान से बाहर जाना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि वो वापस अपने मुल्क को ही जो है वो उनके लिए इनकम जनरेट होती है, फ़ायदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो क्या तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोगों का मुल्क से बाहर चले जाना इस मुल्क की तरक्की, यानी कि यहाँ रह के जो इस मुल्क को फ़ायदा दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नुकसान सामने नहीं आता है? आपकी बात सही है। इसको बेसिकली एक पर्सपेक्टिव होता है जिस तरीके से आप किसी भी इशू को देखते हैं। हमारे पास होना ये चाहिए कि वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर। यस, हम कर रहे हैं जिस सेक्टर में, जैसे कुछ सेक्टर्स की हमने वैसे बात की, फार्मेसी की बात की, डॉक्टर्स की बात की, इंजीनियर्स की बात की। तो अगर हमारे पास इंडस्ट्री हो ना, अगर हमारे पास इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हों कि वो डॉक्टर यूटिलाइज हो सके, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उन डॉक्टर्स के लिए आप अभी भी देख लें, एक जॉब के लिए अप्लाई करें, देयर सो मेनी पीपल अवेलेबल। आपका एक प्रोडक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ प्रोडक्ट फॉर यू। अगर लोग जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एज फॉर एज यू आर एबल टू कोप अप विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल मार्केट, आपने जैसे कहा एजुकेटेड और स्किलफुल, इनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है। एजुकेटेड बहुत सारे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लोग हैरान होते हैं। अमेरिका में लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार आपके सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम से कम ग्रेजुएट्स हैं। कहाँ हमारे यहाँ तो हैं। अब उनके यहाँ नहीं होते, उनके यहाँ हाई स्कूल से वो लोग चले जाते, बट उनके यहाँ स्किल्ड ज़्यादा होते हैं। दे फोकस हाई स्कूल से बेशक चला गया है, लेकिन उसने अपनी स्किल उसमें हासिल की है, एंड नाउ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब जब हम उनको अपने लोगों की सीवीज देते हैं ना, वो बड़े हैरान होते हैं कि यार एमफिल, मास्टर्स, पढ़े लिखे माशाल्लाह, पढ़े लिखे में सारे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड हुनरमंद को थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़, क्या हम लोग उन लोगों को, आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू गो टू अ यूनिवर्सिटी, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हुए बच्चों को उठाएं जो बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हों, और आप कहें आप प्लीज़ मुझे एक लेटर लिख दें, तो यू वुड नो इन अ मिनट कि क्या प्रोडक्ट उसमें से आ रही है। क्या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अब हमारे यहाँ जो ब्रेक थ्रू हुआ है ये हमारे आईटी के अंदर बिल्कुल मामूली सी उस इंटरवेंशन के बाद दे आर डूइंग वंडर्स। हमारे लोग बिल्कुल इजी एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। अ पर्सन इज़ गोइंग फॉर $2000 पर मंथ, वेरी इजीली, घर बैठा हुआ है, 5 घंटे काम करता है, $2000 उसकी इनकम है। अब $2000 को आप रुपयों में कन्वर्ट कर लें और फिर सोचें कि यार इस तरह की, मेरा तो नहीं ख्याल था कि ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, और जो देने वाला है वो बड़ा खुश है, क्योंकि उसको वहाँ पे वही बंदा कम से कम $5000-$6000 का पढ़ना था। वो कह रहा है यार मुझे तो आधे में पढ़ रहा है, आधे से भी कम में पढ़ रहा है। हमारे यहाँ वो नंबर बड़ा ज़बरदस्त हो गया उसके लिए। तो
brain drain is definitely an issue for a certain society. ये ऐसे ही है, वैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी weird example, but if somebody is hungry तो उसके लिए आप उसे कहें लो कार्ब फूड खाया करो, ये क्या, वो कहेगा यार मुझे प्लीज अपनी सर्वाइवल वाली चीज़ें करने दो. फॉर आवर इकोनॉमी वी नीड फॉरेन रेमिटेंस, वी नीड टू पे और एक्सपोर्ट बिल्स. हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम जो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसको पे करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए, हमें फॉरेन रेमिटेंस, हमारे पास हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने होने चाहिए कि हम पे करें. वो कहाँ से आएंगे? कुछ बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई हमें फॉरेन में वो देगा ना. ऐसे अगर या तो हम इंडस्ट्री अपनी ऊपर फोकस करें. आप अगर इन नंबर्स को बिल्कुल एक टेबल पे खोल के रखें कि हमारे मुल्क में पैसे कहाँ से आते हैं, $30 बिलियन हमें रेमिटेंसेस आ जाती हैं, $30 बिलियन हमारे पास टेक्सटाइल से आ जाते हैं. अच्छा, हम तो ज़रूरी मुल्क थे, हमारे तो खाली चावल से $2.5 बिलियन आते हैं. गंदम को आपको पता है, वो तो हम पैसे लेके खरीदी है वो आजकल जो है सबको पता है अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है. चीनी वो तो हमेशा कम हो जाती है हमारी. तो हम ये सब कुछ हम ज़रूरी मुल्क है, सब कुछ अपने मुल्क में आपके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये बाहर से मंगवाना पड़ रहा है. इसकी भी देखें वेरी सिंपल, आप इक्वेशन को ना बहुत बड़े नंबर्स को छोटी आप एक चीज़ को घरेलू सतह पे भी देख सकते हैं. हमारे यहाँ 4 बड़ी फसलें हैं, गंदम है, चावल है, कपास है, and then you have I think चीनी is जो गन्ना शुगर. हाँ, गन्ना बिल्कुल. तो शुगर में गवर्नमेंट always intervenes and look for set up price. गंदम में they look for go and इतने की खरीदनी है, इतने की बेचनी है, और हमेशा हम चीनी भी ख़त्म हो जाती है, गंदम भी ख़त्म हो जाती है. अच्छा, एक ऐसी कमोडिटी है कि गवर्नमेंट ना तो उसका रेट तय करती है और ना कहती है जो मर्जी करो, वो है चावल. आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट ने कहा हो कि यार इतने का चावल खरीदा जाएगा, इतने का बेचा जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही ना. कभी चावल शॉर्ट होता है, और हमारा मुल्क खाली चावल से $2.5 बिलियन में साल के कमाता है. एंड इट गिव्स यू अ वेरी क्लियर मैसेज कि आप अपनी इंटरवेंशन चीज़ों के अंदर, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में जाके चीज़ों को छेड़ा जाए, तो हर लेवल के ऊपर इसको एड्रेस किया जा सकता है. ये तमाम इश्यूज़ जो हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग जो हम लेकिन हमने उसको डिफ़िकल्ट बना के पेश कर दिया गया कि जैसे इसका हल जो है वो तो मुमकिन ही नहीं है. अच्छा अली शौकत साहब, एक और चीज़ मुझे बताइए कि एक हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारा तबका है यूथ, उसके बेरोज़गार होने की एक वजह जहाँ तक मुझे लगती है, इस पर आप ज़रूर वजाहत कीजिए, डिटेल से बताइए कि हमारा नौजवान तबका, क्योंकि हालात को देखे महंगाई है, 20, 25, 30 हज़ार, इवन 40, 50 में भी उसका गुजारा नहीं, जिसने एक फैमिली चलानी है. तो बेसिक आजकल जो यहाँ पे जॉब की वजह से जो उन्हें सैलरीज मिलती हैं वो पुरकशिश नहीं है, वो एक अच्छी सैलरी नहीं है, इवन इतनी नहीं है कि वो अपने घर को, अपनी फैमिली को एक 3 वक्त का सही एक प्रॉपर खाना या रेंट बिल जो भी है वो पे कर सके. तो ये जॉब से निकाल के क्या समझते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भूलें और उन्हें कहीं अपने बिजनेस की तरफ लेकर आएँ, तो किस तरह ये हम इसको डाइवर्ट या कन्वर्ट कैसे करें? एक तो देखें, एंटरप्रेन्योर इज़ अ वेरी स्किल which is natural. मैं आपको एंटरप्रेन्योर सिखा के नहीं बना सकता, ना मैं खुद बन सकता हूँ. इट्स अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी जो लोगों में होती है. हाँ, रास्ता दिखाया जा सकता है. ठीक है, एग्जैक्टली आपने एक रास्ता दिखाना है कि ये इस ट्रैक पे जाओ, आप कामयाब हो सकते हो, आपकी जो मंजिल है वो आसान हो सकती है. मैं आपको अपनी जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वी वर द फर्स्ट मेडिकल बिलिंग कंपनी बैक इन 2002. इस वक्त हमारे इस सिटी में कम अज़ कम आई वुड से एटलीस्ट 100 के करीब है. एवरीवन इज़, आप अगर किसी से मेरा नाम भी लेंगे तो दे वुड नो, हाँ हम उनको जानते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड टुगेदर. हम लोगों ने इकट्ठे, उन्होंने मेरे से, किसी ने सीखा होगा, किसी ने साथ काम किया होगा, लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा एंड दे स्टार्टेड देयर ओन. वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ही हैज़ अबाउट, आई जस्ट मेट, और ही हैज़ 2800 एम्प्लॉइज़. एंड ही स्टार्टेड विद अ बिल्कुल हमसे भी स्मॉलर, और वेरी रिसेंटली, हमने तो 2002 में स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड 2013, और अब उनके लाहौर में ही हैज़ 9 ऑफिसेज, पिंडी में ऑफिस हैं, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर हिम. अच्छा, मैं आपको इससे भी मज़े की एग्जांपल, बाग आज़ाद कश्मीर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिमोट एरिया, अंडर प्रिविलेज्ड एरिया, वहाँ पर अबाउट 300 के करीब ऐसे लोग हैं जो घरों से बैठकर रिमोट सर्विसेज क्लाइंट्स को दे रहे हैं, एंड दे अर्निंग ऑनलाइन दे रहे हैं. दे वर्क लिटरली अबाउट 7 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, किसी का जिसकी अपनी रूटीन है. ठीक है. एंड दे आर मेकिंग एटलीस्ट आई वुड से $700, $800. खवातीन है ज़्यादा. ठीक है.
और we have seen people getting an idea and doing it. I would say this industry जिसमें हम हैं इसमें about कोई 20,000 से 25,000 के करीब लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. तो ये खुद हो जाती है, मतलब आप रास्ता एक दफ़ा दिखा देंगे भाई ये हो सकता है and people follow and they do it. इसी तरह जो बाकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकती है. मुख्तलिफ आप अगर दुनिया में देखें जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में ये होता है कि इफ़ यू हैव एन आइडिया, आप कहते हैं यार मैं इस पर कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं एक ऑफिस रेंट पे ले सकूँ, मैं कंप्यूटर्स लगा सकूँ. तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो दे क्रिएट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कंप्यूटर्स लगा के कहती है आप आएँ और प्लीज़ यहाँ पे काम करें, हम 1 साल आपसे रेंट नहीं लेंगे, 6 महीने रेंट नहीं लेंगे, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तो तब आप हमें एक नॉमिनल सा रेंट दे दें. फॉर गवर्नमेंट इज़ अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बट इट प्रोड्यूसेस जो गुड्स आना शुरू होती हैं बिकॉज दीज गाइज आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट एंड गेट वो वाले रेट्स, तो वो कर सकते हैं. तो एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इस तरह से सपोर्ट किया जाता है. आईटी इंडस्ट्री को पाकिस्तान ने और पूरे रीजन ने बहुत सपोर्ट किया. आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कोई टैक्स नहीं है फ्रॉम आई वुड से 20 ईयर्स से. इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, फिलीपींस में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में अभी जब ये हम काफ़ी ज़रा डाउन हुए तो दे अप्लाइड समथिंग 0.025% पर ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ एक टैक्स है. उसके अलावा सेल्स टैक्स या वो जो चीज़ थी उसके ऊपर एग्जम्पशन दी हुई थी उन्होंने बड़े, और इसकी वजह से ये ग्रूम हुई हैं चीज़ें यहाँ पे. अगर इंडिया ना देता तो आज वो अगर $500 बिलियन साल के अपने इन करता है, दे वुड नेवर बी एबल टू डू इट. तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो लोग फ्लरिश करते हैं. बिल्कुल. इसी तरह किसी और इंडस्ट्री को आप ले लें, अगर बिजली बहुत महंगी हो जाएगी तो पीपल वोंट बी एबल टू सर्वाइव. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आम सी बात है, मतलब इट्स नो ब्रेनर, इसमें कोई आपको इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए कि बिजली थोड़ी सब्सिडाइज कर देंगे उनके लिए, इंडस्ट्री के लिए. इंडस्ट्री बिल्कुल. अगर आपकी और इंडस्ट्री रिएक्ट्स वेरी वेल, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री उसको ज़ाया कर देती है. इंडस्ट्री में हमने बिल देना होता है, हम कभी भी एसी हम जाते वक्त ऑफ कर देंगे कि यार हमारा बिल इतना ही है जितना हमारे वो हों चीज़ों के अंदर. तो गवर्नमेंट कैन हेल्प विद गुड इंटरनेट कनेक्शंस इन रिमोट एरियाज़. इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है. एवरीवन, हमारे जो बिज़नेस इंटरनेट्स हैं अच्छे ऑप्टिकल फाइबर लेवल के जो हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद में अवेलेबल है, इट शुड बी अवेलेबल अराउंड जितने हमारे और छोटे शहर हैं. एंड यू वुड सी कि आई टी हमारी 5 बिलियन 6 बिलियन से इट्स गोना ग्रो अप टू 50 and 60, और हमें कभी भी IMF से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यही ह्यूमन रिसोर्स जो आपको नज़र आ रही है. तो क्या हमारे जो अपर लेवल, अगर हम हुकूमती सतह पे बात करें तो क्या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज़ पे बैठ के वर्क या सोचते नहीं कि अगर इस तरह से इंडस्ट्री को, इस तरह से यूथ को यूटिलाइज़ किया जाए तो आया हमें IMF की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें किसी और की तरफ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके मुल्क के अंदर ही इतना कुछ रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा कि आपके ये कर्जे, ये प्रॉब्लम, ये बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है. लेकिन आया इस पे कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई पॉलिसी मेकर, कोई सोच ऐसी नहीं? आई थिंक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बहुत सारे इदारे बनाए गए हैं. हाँ. पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, वो बड़े अच्छे लोग हैं, उसमें आप लोगों से बात करें आप हैरान रह जाएंगे. क्वालिफाइड, समझदार, हर चीज़ वो करने वाले और समझते हैं. ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ मेरे से 10 गुना बेहतर समझते हैं. बहुत सारे लोग इवन ये जिस तरह आप कह रहे हैं, ये हम भी जब बैठते हैं गैदरिंग में, हम ये डिस्कशन सुनते हैं और वाकई हमें लगता है कि अगर इस हिकमत अमली पे काम हो, इन चीज़ों पे बैठ के हम प्रैक्टिकल, अगर हमारी जो हुकूमत, जो हमारे सरबराहान है वो अगर काम करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली हम इन मुश्किल हालात से निकल आते हैं. देन रियलाइज़ होता है कि हमें लगता है कि हम इन हालात से निकलना ही नहीं चाहते. हाँ, ये भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक शायद अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन कोई चीज़ है, क्योंकि सब सारी चीज़ें क्लियर हैं. देखिए आपके पास इंडस्ट्री है, आपके पास स्किलफुल लोग हैं, आपके पास हर तरह की लैंड रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है. आपको कमी किस चीज़ की है? किसी चीज़ की नहीं, सिर्फ आपने वो सोच के प्रैक्टिकल उसके तरफ आना. ट्रू, यू आर सो राइट. आई थिंक हमें एक अच्छी विल और अच्छी डायरेक्शन से हर लेवल पे, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट लेवल पे, उससे ऊपर लेवल के ऊपर, और थोड़ी स्टेबिलिटी. देखें जो बाहर के भी लोग हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो पाकिस्तान आए, नॉन पाकिस्तानी नेशनल, कोई अमेरिका का रहने वाला है, कोई अफ्रीका का रहने वाला है. somebody from Africa has a company जिसके 7,000 एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे, मतलब वो ही इज़ फ्रॉम अफ्रीका, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, लव्ड इट, उसने कहा ठीक है. एक अमेरिका का बंदा है,
वो आई मेट हिम, तो उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट की एंड ही हैज़ अबाउट 200 हाईली स्किल्ड IT रिसोर्सेज. आता है पाकिस्तान में हर 3 महीने बाद, ही लव्स इट, ही गोज़ अराउंड. तो पीपल आर देयर जिनको, एक तो वो है ना जो पाकिस्तानी है, दे लव देयर कंट्री, वांट टू डू इट फॉर इट. देयर आर अदर काइंड ऑफ पीपल जो हमें देखते हैं एज अ पोटेंशियल मार्केट कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे लोग हैं. तो हमें रियलिटी में गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन गेटिंग दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विद फॉरेन कंट्रीज़ के हम आपको हर साल 100 IT एक्सपर्ट देंगे, हम आपको 200 अच्छे डॉक्टर्स देंगे और उनको स्किल उनकी उस लेवल पे करके देंगे कि जो आपकी मर्ज़ी की होगी. जो सर्टिफिकेट हमारी यूनिवर्सिटी का होगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लिश लिटरेचर में उसने बैचलर्स किया हुआ है एंड ही कैन नॉट राइट समथिंग. ये नहीं होगा. फिर ये होगा कि अगर उसने IT की डिग्री की हुई है और हम उसको इंटर्नशिप कराएंगे, हम उसको ऐसा रेडी करके रखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे जब वो आपके कंप्यूटर पे बैठेगा. और प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे लोग माशाल्लाह वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी पोलाइट, वेरी कर्टियस. आप अगर जाएं कहीं पे आप देखेंगे इतने कर्टियस लोग. ये कोई बात नहीं है, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, हर रंग में खुद को जो है ना वो ढाल लेते हैं. और फिर माशाल्लाह जिस एरिया से हमारे कुछ ऐसी एरियाज हैं जैसे पूरा खैबर पख्तूनख्वा जिनकी पश्तो स्पीकिंग ओरिजिनल लैंग्वेज है, व्हेन दे मूव टू और ट्रांजिशन टू इंग्लिश, आप पहचान नहीं पाते कि यार इतना खूबसूरत एक्सेंट बन जाता है उनका. और फिर वो उसके अंदर फोकस, बहुत लोगों के अंदर ऐसा अच्छा फोकस है और एक लगन है लोगों में और अपनी चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं. आई हैवंट सीन, मैं सच्ची बात, आई हैवंट सीन एनीबडी जो अपने मुल्क के लिए बुरा सोचता हुआ बंदा मुझे कोई नहीं मिला कभी. किसी ने कहा होगा यार मुल्क को ख़राब कर दूँ, ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला. हर शख्स सोचता है कि यार बेहतर कर दूँ, मैं कर दूँ, कोई चीज़ बेहतर हो, मैं रोड से गुजरूँ, रोड अच्छी हो. अगर इतनी ज़्यादा अच्छी और ऐसे इफेक्टिव फिगर्स भी वो देते हैं कि अगर यहाँ काम कर दिया जाए तो बड़े कम बजट में, बड़े कम टाइम में हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने इस पे अमल करवाना है या जिसने इन तरफ लेकर आना है वो अदारे या वो लोग उस पर प्रैक्टिकल काम नहीं करें. ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. नाज़रीन, ये इंतहाई अहम टॉपिक है. मज़ीद भी अली शौकत से हम जानते हैं अपने नौजवानों के लिए कैसे रोज़गार के मौके पैदा किए जाए, किन इदारों की जिम्मेदारी है, इस पर बात करते हैं. लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पर डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके कैसे पैदा किए जाए. हमारी यूथ हमारा एक बहुत बड़ा एसेट, हमारे जो काबिल यूथ है उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करके उनकी बेरोज़गारी को भी ख़त्म किया जाए, इस मुल्क को भी हम कामयाब बनाएं. लेकिन कैसे, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इसी पे बात करें. अली शौकत साहब हमारे साथ हैं. अली शौकत साहब बताइएगा कि सारे रिसोर्सेज, हर तरह की चीज़ हमारे पास मौजूद है, हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, इशू कहाँ पे आ रहा है, मसला क्या है? आई थिंक एक तो जो लोग हमारे करना चाहते हैं, ख़ुद से एंटरप्रेन्योरशिप में ख़ुसूसन आना चाहते हैं, उनको थोड़े एक्सपोजर की ज़रूरत है. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, वी वेलकम एवरीवन, प्लीज़ विजिट अस, हमें देखें. हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं, इनसे मिलें. आपकी तरह ऑर्गेनाइजेशन को बाकी जो आपकी तरह की और ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको ये जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है और अडॉप्ट करनी होगी कि एक अदारे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाना ये काफ़ी नहीं है. ट्रू. सब लोगों को डोर्स ओपन करने चाहिए. कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है हाउ डिड यू अचीव इट एंड हाउ इट कैन बी डन. ऑनलाइन जो वर्ल्ड है इसके अंदर लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं. इसमें कोड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. हमारे यहाँ थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम होता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो वी फाइंड अ वे टू उसके अंदर ना शॉर्टकट की. तो उसको इट्स नॉट रियली एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस वर्ल्ड आउटसाइड और कंट्री. तो वहाँ पे आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली किसी आप वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कोड ऑफ एथिक्स. से व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू से. आपने जो भी करना है, आप ये ना कहें कि मैं किसी भी, जैसे हमारे यहाँ काम मैं 9 बजे पहुँच जाऊँगा, तो फिर आपने ना 9:01 पे आए तो यू हैव ब्रीच्ड. आपकी मतलब वो कहानी ओवर हो गई है. आपने जो कहना है उतना आप कहें, मैंने आना ही 9:01 पे है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है उनके लिए. इसी तरह कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, डू नॉट से हम परफेक्ट करेंगे, देयर इज़ नथिंग परफेक्ट. एनालाइज योर वर्क. आप बताएं कि हमारा 80% ऑफ सक्सेस रेट है, हम 20% फेलियर है. एक्सेप्ट योर फेलियर्स, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें कि भाई हम, जैसे हम कस्टमर सर्विस में होते हैं, सर हम 24/7 देंगे,
फिर 24/7 में यू नीड टू मेक श्योर संडे में अवेलेबिलिटी है, 24/7 एक बंदा अवेलेबल है। अगर नहीं है तो बता दें उनको कि भाई हम सैटरडे की शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ये नहीं रॉन्ग कमिटमेंट्स को बचाएं। फिर कॉपीराइट के मसाइल हैं कि यहाँ पे अगर एक बंदा एक सॉफ्टवेयर लिखता है जी, उसको कॉपीराइट की फैसिलिटी अपने मुल्क में होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लाइसेंसिंग यहाँ से वो कर सकें। वो अगर आप उसका 10 लोग मिलके काम शुरू करते हैं, एक शख्स उसकी ले के कॉपी और वो अपना एक बिजनेस शुरू कर देता टांगे है। खींचने में माहिर है। दैट्स नॉट राइट। हाँ, हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। कोड ऑफ एथिक्स स्ट्रेट होने चाहिए। लोगों को अगर किसी को समझ नहीं है कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, रेस्ट शुड अलाउ। हमारे यहाँ वी हैव बीन एबल टू डू अ लॉट ऑफ सच एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे एक दोस्त हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं, तो ही वांटेड टू स्टार्ट। उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना है, लाड़काना से हैं। अच्छा, तो ही केम, महमूद साहब से मिले, उन्होंने कहा जी प्लीज़ इनको बताएं। एंड नाउ इज़ रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी आउट ऑफ हाला सिंध। हाला में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल मतलब हमारे इन शहरों की बनिस्बत बहुत लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नज़र आएगा आम पब्लिक का। ठीक है। कुछ लोग बहुत वेल ऑफ हैं जिनकी ज़मीनें हैं, पर जो उन ज़मीनों में काम करने वाली कौम है, जो कपास चुनती है उनके लिए, वो उनके बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट ही इज़ रनिंग माशाल्लाह सो वेल। हम लोग उसमें और कंट्रीब्यूट कर पाए वहाँ पर। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनको रास्ता दिखाया। एटलीस्ट आई वुड से 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको मैंने मतलब सपोर्ट किया फ्रॉम द कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ये करें, बिकॉज दे केम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन टू महमूद उल हक साहब के जी हमें ये इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है वो चलना ज़रूरी होता है। और फिर स्किल डेवलपमेंट देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या स्किल्स इन डिमांड है। अभी जैसे आईटी इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटीज़ नीड टू रियलाइज़ कि एआई आने के बाद देयर आर टूल्स अवेलेबल जो आपको, अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखना चाहें ना, आप एक हफ्ते बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकती हैं। आपकी बेशक स्टडी नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं की हुई, बट देयर टूल्स अवेलेबल। आप उसको बताएंगे आई नीड अ सॉफ्टवेयर कि जिसके अंदर मैंने फलानी एडिटिंग करनी है, मुझे ये टूल्स चाहिए, वो आपको गाइड कर दें। वो लिखेगा पूरा, वो पूरा कोड सिरे से आखिर तक आपको को पायलट लिख के दे देगा। अच्छा, अब अगर कोड को पायलट ने लिखना है और वो उस लेवल का लिखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का 20 साल का एक्सपीरियंस प्रोग्रामर लिखता है, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी कोड लिखना सिखा रही है या उसको समझा रही है, वो तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया ना। अब आप उसको सिखाएंगे कि आइडिया जनरेशन, कि आप सोचें कि भाई आप मार्केट में नीड किस चीज़ की है। Exactly. और जब एआई थोड़ा सा और इन हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी जॉब्स, यू वोंट नीड अ मैन टू ड्राइव यू अराउंड। ये तो आम सी बात है ना, लोगों को पता है ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी, ड्राइवर्स की जॉब चली जाएंगी। इवन इन योर इंडस्ट्री यू वुड सी के देयर इज अ रोबोटिक कैमरा। आने वाले वक्तों में यहाँ पे अब कोई और बैठा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मेरी तस्वीर बैठी होगी। आप शायद एंकर फिर भी ज़रूरत होंगे, मगर आपको स्क्रिप्ट राइटर शायद ज़रूरत ना हो। हाँ, आपको एक रोबोटिक कैमरा चाहिए होगा। आप अकेले बैठ के एडिट कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप इंस्ट्रक्शन देंगी ऐसे एडिट करो, आई नीड, आप अभी कर दें चैट जीपीटी पे, आप लिखें कि प्लीज़ राइट मी एन एसे ऑफ 200 वर्ड्स इस टॉपिक के ऊपर, मजे का। फिर उसे दोबारा इंस्ट्रक्शन दें, इसको बुलेट पॉइंट्स में कर दो, फिर कहें इसको स्क्वीज कर दो इन 50 वर्ड्स, वो कर देगा बिल्कुल। अच्छा, क्या आपकी वीडियो एडिटिंग इज़ नॉट। एक और टूल है ये ओपन एआई का, आई थिंक SORA, सोरा के नाम से, इट प्रोड्यूसेस रियल टाइम वीडियोस। इफ आई टेल इट कि प्लीज़ प्रोड्यूस अ वीडियो ऑफ मैविश शॉपिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ Geneva, Switzerland, और बाइंग अ बैग, it will produce a real video of you walking around in Geneva. Oh my God. Shopping through a coach के किसी store से, and you will be amazed कि मैं क्या like seriously this is right now. ये मैं future की बात नहीं कर रहा, this is there right now. ये चीज़ें हैं और ये अभी start है। अब हमने अपने आप को mentally ready करना है कि आज से 10 साल बाद you wouldn't need an accountant. No. You wouldn't need a basic entry person. You wouldn't need a lot of these transactional jobs. You would need somebody who can make decisions, who can direct, जो उसको AI से थोड़ा सा बेहतर वो कर सके। तो हमें अपनी स्किल सेट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जी।
ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسے انیشیٹوز کی ضرورت ہے جہاں پر جو یونیورسٹی سے بچے نکلتے ہیں دے گیٹ اے ڈائریکشن کہ آپ وہ کیا کام کرنے کی کہاں پہ جا سکتے ہیں. انٹرنشپ زیادہ اوپن کرنی چاہیے آرگنائزیشنس کو, ہماری جیسی آرگنائزیشنس کو, کہ جب یونیورسٹی سے بچے نکلتے ہیں دے شوڈ کم, دے شوڈ لرن اینڈ دے شوڈ دین اسکائی از اچھا علی شوکت صاحب, یہاں تو اداروں کی بات کری, تھوڑا سا ہماری یوتھ کے لیے کچھ ٹپس کہ اگر آپ جاب کی طرف یا انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بیسک کن اسٹیپ کو فالو کریں؟ آئی ووڈ سے اپنی ڈائریکشن بڑی جلدی آپ نے گریجویشن میں جانے سے پہلے, یونیورسٹی ڈگری حاصل کرنے سے پہلے فائنڈ آؤٹ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی. آپ پلیز پیسے مت ضائع کریں کہ میں نے کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری کرنی ہے اور بعد میں کام نہیں کرنا. اگر آپ شروع میں آئیڈینٹیفائی کریں, ایون اف یو وانٹ ٹیک اے بریک, آپ گو اراؤنڈ انٹرنشپ کریں, مارکیٹ میں تھوڑا کام کریں, فائنڈ آؤٹ. اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بجائے کہ کانسٹنٹلی اس کو ایک لائن پہ لگایا ہوا ہے ان کو, اور یو وڈ سی کہ ان کا آپ کو ڈائریکشن پتہ چل جائے گی, ان کی انٹرسٹ پتہ چل جائے گا. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے میڈیا کی انڈسٹری میں, یو وڈ سی ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر بنا, بعد میں ہی از اے ویری گڈ اینکر, بٹ اینڈ یو وڈ زبردستی آپ اس پہ کچھ بھی جو ہے نا وہ نہ تھوپے, نہ بنائے. وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, وہ کچھ اور بننا چاہتا ہوگا. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. But there are 10,000 professions in our country. لیکن ہم نے نہیں گنے چنے ڈاکٹر بننا ہے, وکیل بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ہم نے IT انجینئر بننا ہے, دیٹس اٹ. بس یہ گنے چنے 4-5 ہیں, یہ ہم نے کرنا ہے, اس کے علاوہ باقی کون کرے گا؟ ہاں, یہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. ہمارے بہت اچھے لوگ بھی ہیں, یہ کئی ایسے آپ آن لائن اس پہ بھی دیکھتے ہیں پورٹلز پہ, پیپل آر ہیلپنگ ادرز, دے ہیو اوپن دیئر شاپس جہاں پہ لوگ جا کے کورسز کر رہے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت کام لوگ کر رہے ہیں, اور اٹس سچ اے ہیوج فیلڈ. میں آپ کو بتاؤں, ایک ڈاکٹر سے بہتر ارننگ کر رہے ہیں کسی بھی. میں ہمارے پاس کیونکہ ڈاکٹرز امپلائیز بھی آتے ہیں, ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار ایک زمانے میں ڈاکٹر واز دی پیک فار اس, بٹ رائٹ ناؤ وہ ڈاکٹر بیچارہ جو ہے ہی از اے فرسٹ لیول, اور اس کا جو مینیجر جو 4 لیول ابو ہے وہ ہی از اے ویری بیسک کوالیفیکیشن کے بعد ہی اسٹارٹیڈ اینڈ ہی از سکسیڈڈ. مینیجر سے اس کے منی کی جو سیکٹری ہیں, اب آپ ان کو دیکھیں, ان کے ڈرائیورز کو دیکھیں. ڈاکٹر جو پڑھ کے وہ بیچارہ کہاں, اور جو ان کو مینیج کر رہا ہے وہ کہاں. ڈاکٹرز کا آئی تھنک انفارچونیٹلی ہمارے سیکٹر میں ڈاکٹر وہی سکسیزفل ہو جاتے ہیں جو شاید خود اپنا پرائیویٹ کلینک چلاتے ہیں. ریسٹ آئی تھنک وی ڈونٹ ٹریٹ دیم ویل, دیٹس وائی دے موو ٹو امریکہ اور وہاں پہ. We definitely need to treat these skilled professions very well. ہمارے اپنے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہو گئے, انجینئرز, خصوصاً انجینئرز ریئلی سفر کسی بھی فیلڈ میں. میکینیکل انجینئرز بیچاروں کو جاب ہی نہیں ملتی, بیکاز دیر از نو آٹو انڈسٹری کے جو یہاں پہ آپ کے لیے میکینیکل انجینئرز بے حساب یوٹیلائز ہو جائیں, اور دے لک پھر فوراً اس میں. بایو ٹیکنیکل انجینئرز, وہ آپ اس کے تھوڑی دیر بیٹھیں جب, تو آپ کو کہے گا میں آپ کو ایک ایسی مشین بنا دوں گا جو آپ کے لیے بلڈ پریشر بھی نوٹ کرے گی, آکسیجن بھی نوٹ کرے گی. اینڈ وین یو چیک آفٹر 3 years so he is a salesman for a biotech company. اس کی وہ ساری اسکل سیٹ ضائع. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں آئی ووڈ لائک, جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, کہ وی شوڈ فوکس آن اسکل ڈیولپمنٹ, ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, وی شوڈ ریئلی پروموٹ دیم تھرو میڈیا آلسو, کال دیم اوور, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کس طریقے سے سرٹیفکیشنز کروا رہے ہیں, کیا ہماری کوالیفیکیشنز بیرون ملک یا اور لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, اس کو ایکسیپٹیبل بنائیں. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل, اٹس ناٹ رائٹ کہ ہم ایک ایسی ڈگری کر رہے ہیں جو کسی اور دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اپنے اسکل لیول کو ورلڈ کے ساتھ کمپیٹیٹیو بنائیں, اور یہ جو برین ڈرین کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ اٹس این اپرچونٹی, اٹس ماشاء اللہ کنٹریبیوٹنگ ٹوارڈز. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ خالد صاحب. وقت آپ نے ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے, وسیع ٹاپک, اس پہ مزید بھی ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ یہی کہوں گی کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. کچھ بھی ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو امپاسبل والا کام ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے پاکستان میں تمام تر ریسورسز ہیں, بس آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے دکھانا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ اسکل ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, اور مجھے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس ٹیلنٹ کو منوانا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا. سوچیے گا ضرور کہ آیا آپ لیگ کہاں پہ کر رہے ہیں. اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.